तो फ्रेंड्स यहाँ पहला क्वेश्चन में आप देख पा रहे होंगे, यहाँ बोला जा रहा है एनाटॉमी विज्ञान की एक शाखा है जिसमें अध्ययन किया जाता है। क्या अध्ययन किया जाता है? देखिए 4 ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन है जानवरों एवं पौधों की संरचना का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है मानव अंगों के क्रियाकलाप का अध्ययन किया जाता है। तीसरा ऑप्शन है पशुओं का व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। और चौथा ऑप्शन है कोशिकाओं और ऊतकों का अध्ययन किया जाता है। जल्दी से आंसर कीजिएगा फ्रेंड, अगर आप लोगों को पता है तो ठीक है, वरना मैं तो बताऊंगा ही। देखिए फ्रेंड, हमारा जो आंसर हो जाएगा वो फर्स्ट नंबर ऑप्शन सही है, ठीक है। ये जानवरों एवं पौधों की संरचना का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। तो चलिए दूसरे नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। ये देखिए फ्रेंड, यहाँ सेकेंड नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है, देख पा रहे होंगे आप, है ना। ओन्कोलॉजी, क्या ओन्कोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है? फर्स्ट ऑप्शन है पक्षी, दूसरा है कैंसर, तीसरा है स्तनधारी, चौथा है मिट्टी, ठीक है। जल्दी से आंसर कीजिएगा फ्रेंड, कमेंट में अपना आंसर लिखिएगा, ठीक है। आप लोगों को 2 से 3 सेकंड का टाइम दिया जा रहा है, जल्दी से आंसर कीजिएगा कमेंट, उसके बाद आंसर पे हम लोग चलेंगे। तो चलिए आंसर आप लोगों को बताते हैं हम। देखिए फ्रेंड, हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? बी नंबर ऑप्शन सही होगा, ठीक है, कैंसर, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 3 पे। ये देखिए फ्रेंड, यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 आप देख पा रहे होंगे, है ना। यहाँ बोला जा रहा है न्यूमिजेमेटिक, क्या न्यूमेजेमेटिक, है ना, ये बोल सकते हैं आप, किसके अध्ययन से संबंधित है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन है सिक्कों, दूसरा है संख्याओं, तीसरा है टिकटों, चौथा है अंतरिक्ष, ठीक है। तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइएगा, 2 से 3 सेकंड का टाइम दिया जा रहा है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, हमारा जो आंसर हो जाएगा वो होगा फर्स्ट ऑप्शन सही, ये ऑप्शन सही है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये देखिए फ्रेंड, यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 पे हम लोग आ चुके हैं। यहाँ बोला जा रहा है क्या यूजेनिक्स, क्या यूजेनिक्स किसके अध्ययन से संबंधित है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन है मानव जाति के विभिन्न नस्ल, दूसरा है पौधों की अनुवांशिकी, तीसरा ऑप्शन है यूरोपीय क्षेत्र के लोग, चौथा ऑप्शन है अनुवांशिक घटकों में फेरबदल के कारण मनुष्य में हुए परिवर्तन, ठीक है। ये 4 ऑप्शन है फ्रेंड, यहाँ जल्दी से आंसर कमेंट कीजिएगा अगर पता है आप लोगों को तो, ठीक है। मैं तो आंसर बताऊंगा ही। देखिए फ्रेंड, हमारा जो आंसर हो जाएगा वो 4 नंबर ऑप्शन सही है, ठीक है, डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा सही, ठीक है। यानी अनुवांशिकी घटकों में फेरबदल के कारण मनुष्य में हुए परिवर्तन, ठीक है, ये ऑप्शन सही है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, यानी 5वां नंबर क्वेश्चन पे। तो ये देखिए फ्रेंड, यहाँ 5वां नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है? ऑर्नियोलॉजी, ऑर्नियोलॉजी है क्या है? पौधों का अध्ययन, हड्डियों का अध्ययन, शोरगुल का अध्ययन, पक्षियों का अध्ययन। जल्दी से आंसर कमेंट कीजिएगा फ्रेंड अपना, है ना, 2 से 3 सेकंड का टाइम दिया जा रहा है आप लोगों को। तो फ्रेंड्स, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन सही होगा, ये है ना, डी नंबर ऑप्शन सही है, पक्षियों का अध्ययन, ठीक है। ऑर्नियोलॉजी क्या है? पक्षियों का अध्ययन है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ आप देख पा रहे हैं फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 6 है ना। यहाँ बोला जा रहा है एपिडेमियोलॉजी, क्या एपिडेमियोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन है इंडोडर्मिस रोग, दूसरा है डर्मिस रोग, तीसरा है महामारी रोग, चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जल्दी से आंसर कमेंट कीजिएगा अगर आप लोगों को पता है तो, है ना, 2 से 3 सेकंड का टाइम दिया जा रहा है। तो चलिए आंसर की ओर चलते हैं। देखिए फ्रेंड, हमारा जो आंसर हो जाएगा वो सी नंबर ऑप्शन सही है, महामारी रोग, ठीक है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ आप देख पा रहे होंगे फ्रेंड, 7वां नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है भोजन में उपस्थित ऊर्जा को मापा जाता है, किससे मापा जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है कैलोरी में, दूसरा ऑप्शन है सेल्सियस में, तीसरा ऑप्शन है केल्विन में, चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं।
तो जल्दी से आंसर कमेंट कीजिएगा आप लोगों को, है ना। 2 से 3 सेकंड का टाइम दिया जा रहा है, जल्दी से कमेंट कीजिएगा। तो फ्रेंड्स हमारा जो आंसर हो जाएगा वो फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, ठीक है। यानी भोजन में उपस्थित ऊर्जा को मापा जाता है किसमें, कैलोरी में, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये देखिए फ्रेंड 8वां नंबर क्वेश्चन में हम लोग आ चुके हैं। यहाँ बोला जा रहा है सापेक्ष आर्द्रता को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है हाइग्रोमीटर, दूसरा है हाइड्रोमीटर, तीसरा है बैरोमीटर और चौथा है पारा वाले थर्मामीटर। तो जल्दी से आंसर कमेंट कीजिएगा आप लोग, है ना, अगर पता है तो, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, हाइग्रोमीटर, ठीक है, ये ऑप्शन सही होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये देखिए फ्रेंड 9 नंबर क्वेश्चन में हम लोग आ चुके हैं, है ना। यहाँ बोला जा रहा है दूध का घनत्व मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है लैक्टोमीटर, दूसरा है हाइड्रोमीटर, तीसरा है बैरोमीटर, चौथा है हाइग्रोमीटर। तो जल्दी से आंसर कमेंट कीजिएगा फ्रेंड आप लोग, है ना। दूध का घनत्व मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, तो जल्दी से आंसर कमेंट कीजिएगा। देखिए फ्रेंड हमारा जो आंसर हो जाएगा वो होगा लैक्टोमीटर, ये ऑप्शन सही है, फर्स्ट नंबर ऑप्शन, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ आप देख पा रहे होंगे फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 10 पे हम लोग आ चुके हैं, है ना। यहाँ बोला जा रहा है बिजली का प्रतिरोध मापने के लिए किस उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है ओम मीटर, दूसरा है इलेक्ट्रोमीटर, तीसरा है गैल्वेनोमीटर, चौथा है स्पेक्ट्रोमीटर। तो जल्दी से आंसर कमेंट कीजिएगा, है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। तो दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हाँ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ठीक है। चलिए आंसर की ओर चलते हैं हम लोग। देखिए फ्रेंड इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ओम मीटर, ठीक है, ये फर्स्ट ऑप्शन सही है। यानी बिजली का प्रतिरोध मापने के लिए किस उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है, ओम मीटर का, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ देख पा रहे होंगे ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ बोला जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक काइनेमैटिकल समीकरणों, खोज आदि जैसे नियमों से संबंधित है। फर्स्ट ऑप्शन है फ्रेंड जी मार्कोनी, दूसरा है ए फर्मी, तीसरा है गैलीलियो, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से आप लोग अपना आंसर कमेंट कीजिएगा फ्रेंड, अगर आप लोगों को पता है तो, ठीक है। मैं 2 से 3 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ ताकि आप लोग भी अपना आंसर चेक कर पाएँ कौन सा सही है कौन सा गलत, ठीक है। तो चलिए आंसर की ओर आते हैं फ्रेंड। देखिए फ्रेंड ये चारों ऑप्शन में से जो आंसर होगा सही वो सी नंबर ऑप्शन सही होगा, ठीक है। ये गैलीलियो हो जाएगा आंसर, हमारा सही आंसर होगा गैलीलियो, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये देखिए फ्रेंड यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग आ चुके हैं ना। यहाँ बोला जा रहा है निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक का संबंध वायरलेस टेलीग्राफी, रेडियो और वायरलेस संदेश से जुड़ा हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन है फ्रेंड जी मार्कोनी, दूसरा है ए फर्मी, तीसरा है गैलीलियो, चौथा है आइंस्टाइन, ठीक है। तो जल्दी से आप लोग अपना आंसर कमेंट कीजिएगा अगर आप लोगों को पता है तो, ठीक है। 2 से 3 सेकंड का हम टाइम दे रहे हैं, जल्दी से आंसर कमेंट कीजिएगा फ्रेंड, ठीक है। तो चलिए आंसर की ओर चलते हैं हम लोग। देखिए फ्रेंड हमारा जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे वो ए नंबर ऑप्शन सही होगा, ठीक है, जी मार्कोनी, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये देखिए फ्रेंड यहाँ थर्ड नंबर क्वेश्चन पे आप देख पा रहे होंगे। यहाँ बोला जा रहा है निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, है ना। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। देखिए फ्रेंड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत से एग्जाम में आ भी चुका है ना। तो देखिए फ्रेंड यहाँ फर्स्ट ऑप्शन जो बोला जा रहा है वो गैलीलियो, दूसरा ऑप्शन है आइंस्टाइन, तीसरा है जे थॉमसन और चौथा है CRT विल्सन, ठीक है, CRT विल्सन, ठीक है। तो जल्दी से आंसर कमेंट कीजिएगा आप लोग, ठीक है। देखिए फ्रेंड इसका जो आंसर हो जाएगा क्या होगा, ये सी नंबर ऑप्शन सही होगा, जे थॉमसन, ठीक है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये देखिए फ्रेंड यहाँ चौथा नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है निम्न में से भौतिकी में कौन सा उल्लेखनीय योगदान
वैज्ञानिक न्यूटन द्वारा किया गया था। ठीक है, निम्न में से भौतिकी में कौन सा उल्लेखनीय योगदान वैज्ञानिक न्यूटन द्वारा किया गया था? फर्स्ट ऑप्शन है फ्रेंड वैश्विक गुरुत्वाकर्षण नियम, दूसरा है गति का नियम, तीसरा है कैलकुलस की खोज, चौथा है उपरोक्त सभी। तो जल्दी से आप लोग अपना आंसर कमेंट कीजिएगा, इन चारों में से कौन सा आंसर सही होगा, है ना। और जब मैं बताऊंगा आंसर उसमें मिला के भी आप देख पाएंगे कि कौन सा आंसर सही हो रहा है कौन सा गलत हो रहा है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड यहाँ जो आंसर हो जाएगा क्या होगा, ये डी नंबर ऑप्शन सही होगा, यानी उपरोक्त सभी, है ना। ये तीनों जो ऑप्शन दिए हुए हैं वो सही है। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये देखिए फ्रेंड यहाँ 5वां नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है वैज्ञानिक ए फर्मी ने भौतिकी के क्षेत्र में कौन सा उत्कृष्ट योगदान दिया था। ठीक है, तो यहाँ देख रहे फर्स्ट ऑप्शन में जो बोला जा रहा है कृत्रिम रेडियोधर्मी तत्वों की पहचान, दूसरा है बिजली के प्रतिरोध का नियम, तीसरा है विद्युत प्रवाह का थर्मल प्रभाव, और चौथा है उपरोक्त सभी। तो जल्दी से आंसर कमेंट कीजिएगा अगर आप लोगों को पता है तो। ठीक है, मैं तो आंसर बताऊंगा ही, 2 से 3 सेकंड का टाइम दिया जा रहा है आप लोगों को। ठीक है, तो जल्दी से आंसर बताइए। देखिए फ्रेंड हमारा जो आंसर हो जाएगा वो ए नंबर ऑप्शन सही होगा। ठीक है, कृत्रिम रेडियोधर्मी तत्वों की पहचान। ठीक है, ये ऑप्शन सही होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोग आ चुके हैं ना। यहाँ बोला जा रहा है वैज्ञानिक वैज्ञानिक ओटोहन और स्ट्रासमैन का भौतिकी के क्षेत्र में कौन सा उत्कृष्ट योगदान है? फर्स्ट ऑप्शन है परमाणु संयल, ठीक है, परमाणु संयल, ठीक है, और दूसरा ऑप्शन है परमाणु विखंडन, तीसरा है बारूद, चौथा है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो जल्दी से आंसर कमेंट कीजिएगा आप लोग अपना, है ना। अब हम आंसर की ओर चलते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा परमाणु विखंडन, ये ऑप्शन सही है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये देखिए फ्रेंड हम लोग 7वें नंबर क्वेश्चन में आ चुके हैं, है ना। यहाँ बोला जा रहा है वैज्ञानिक थेल्स का भौतिकी के क्षेत्र में निम्न में से कौन सा उत्कृष्ट योगदान है? कौन सा वैज्ञानिक का? तो वैज्ञानिक थेल्स का। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन है फ्रेंड फोटो, दूसरा है वोल्ट, यहाँ वोल्टा लिखा हुआ है लेकिन वोल्ट होगा। ठीक है, तीसरा है स्थैतिक, है ना, चौथा है बिजली पाउली। तो फ्रेंड हमारा जो आंसर होगा क्या होगा, जल्दी से आप लोग अपना आंसर कमेंट कीजिएगा, है ना। उसके बाद मैं आंसर बताऊंगा, 2 से 3 सेकंड का टाइम है, जल्दी से। तो फ्रेंड्स हमारा जो आंसर हो जाएगा वो सी नंबर ऑप्शन सही होगा, स्थैतिक, है ना, स्थैतिक, ये ऑप्शन सही है। ठीक है, फिर से क्वेश्चन रिपीट करते हैं वैज्ञानिक थेल्स का भौतिकी के क्षेत्र में निम्न में से कौन सा उत्कृष्ट योगदान है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही, स्थैतिक। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये देखिए फ्रेंड 8वें नंबर क्वेश्चन में हम लोग आ चुके हैं। यहाँ बोला जा रहा है वैज्ञानिक मिलिकन का भौतिकी के क्षेत्र में निम्न में से कौन सा उत्कृष्ट योगदान है? वैज्ञानिक मिलिकन का भौतिकी के क्षेत्र में निम्न में से कौन सा उत्कृष्ट योगदान है? फर्स्ट ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, दूसरा है न्यूट्रिनो, तीसरा है ए एंड बी दोनों, चौथा उपरोक्त सभी। तो जल्दी से आंसर कमेंट कीजिएगा अगर आप लोगों को पता है तो। ठीक है, नहीं तो मैं तो आंसर बताऊंगा ही। तो फ्रेंड हमारा जो आंसर होगा क्या होगा, ए नंबर ऑप्शन सही होगा, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। ठीक है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ आप देख पा रहे होंगे 9वां नंबर क्वेश्चन, है ना। यहाँ बोला जा रहा है वैज्ञानिक न्यूटन का भौतिकी के क्षेत्र में निम्न में से कौन सा उत्कृष्ट योगदान है? फर्स्ट ऑप्शन है शीतलक का सिद्धांत, दूसरा है किसी गर्म स्रोत से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन, और तीसरा ऑप्शन है ए एंड बी दोनों, चौथा है उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड जल्दी से आप लोग अपना आंसर कमेंट कीजिएगा। फ्रेंड आंसर बताने से पहले आप लोगों को एक चीज़ और बोलना चाहेंगे, यानी रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ कर लीजिए और शेयर जरूर कीजिएगा वीडियो को फ्रेंड। ठीक है, तो फ्रेंड्स हमारा जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे क्या होगा आंसर, तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन सही होगा, शीतलक का सिद्धांत। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 10 पे। ये देखिए फ्रेंड यहाँ क्वेश्चन नंबर 10 में हम लोग आ चुके हैं। यहाँ बोला जा रहा है वैज्ञानिक हेनरिक हर्ट्ज का भौतिकी के क्षेत्र में निम्न में से कौन सा उत्कृष्ट योगदान है? ठीक है,
कौन सा वैज्ञानिक फ्रेंड? हेनरिक हर्ट्ज, ठीक है, का भौतिकी के क्षेत्र में निम्न में से कौन सा उत्कृष्ट योगदान है? तो फर्स्ट ऑप्शन है विद्युत चुंबकीय तरंग, दूसरा है फोटो, तीसरा है मिक्का सीट, चौथा है किसी गर्म स्रोत से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन। तो जल्दी से आंसर कमेंट कीजिएगा फ्रेंड आप लोग, है ना, और आप लोग मिला के भी देखिएगा कि कितना आंसर आ रहा है लास्ट में, और कमेंट करके बताइएगा, ठीक है फ्रेंड। यानी आप लोगों का एक टेस्ट की तरह से हो जा रहा है ये, ठीक है। तो जल्दी से आंसर कमेंट कीजिएगा। तो चलिए हम आंसर की ओर चलते हैं अब, ठीक है फ्रेंड। हमारा जो आंसर होगा क्या होगा यहाँ पे? फर्स्ट ऑप्शन जो है वो ए नंबर ऑप्शन यानी सही हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन सही है, विद्युत चुंबकीय तरंग, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज हम लोग भारत के उपग्रहों पर आधारित क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के भी से, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये रहा पहला क्वेश्चन, आप देख पा रहे होंगे। यहाँ बोला जा रहा है भारत के पहले उपग्रह का नाम बताएं और इसे कब लॉन्च किया गया था, ठीक है। पहला ऑप्शन है भास्कर, 7 जून 1979। दूसरा ऑप्शन है आर्यभट्ट, 19 अप्रैल 1975। तीसरा ऑप्शन है रोहिणी, 25 अप्रैल 1975। चौथा है इनसेट, 10 अप्रैल 1978। तो फ्रेंड अगर आपने आपको भी चेक करना है आप लोगों को खुद को, तो प्लीज़ आंसर कमेंट करके बताना। तो चलिए आंसर की ओर चलते हैं। हमारा आंसर यहाँ क्या हो जाएगा? ये बी नंबर ऑप्शन, ठीक है, ये ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक देखिएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये देखिए फ्रेंड, यहाँ दूसरे नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है किस उपग्रह को पृथ्वी अवलोकन उपग्रह के रूप में जाना जाता है, ठीक है। किसके उपग्रह के रूप में? पृथ्वी अवलोकन उपग्रह के रूप में जाना जाता है, जिसे 5 मई 2005 को लॉन्च किया गया था, है ना। अब यहाँ 4 ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन है हमसेट, दूसरा है कार्टोसेट 1, ठीक है, तीसरा है इनसेट 4 और चौथा है रिसोर्स सेट 1, ठीक है, रिसोर्स सेट 1। तो फ्रेंड जल्दी से अपना आंसर कमेंट कीजिएगा, उसके बाद मैं आंसर बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड हमारा जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन सही होगा, ठीक है। ये कार्टोसेट 1 इसे 2005 में लॉन्च किया गया था, 5 मई 2005 को, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए फ्रेंड थोड़ा इसका डिटेल भी देख लेते हैं हम लोग यहाँ, है ना। कार्टोसेट 1 को PSLV C6 द्वारा 5 मई 2005 को लॉन्च किया गया था, ठीक है। किसके द्वारा? ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो PSLV C6 इसके द्वारा, ठीक है। और इसे पृथ्वी अवलोकन उपग्रह के रूप में जाना जाता है, ठीक है। यही क्वेश्चन यहाँ पूछा जा रहा था। और देखिए एक चीज़ और, यह 2.5 मीटर रेजोल्यूशन के साथ स्टीरियो ऑर्बिट इमेज प्रदान करता है, याद रहे 2.5 मीटर रेजोल्यूशन के साथ, ठीक है, स्टीरियो ऑर्बिट इमेज प्रदान करता है। तो ये क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है क्वेश्चन, ठीक है, स्टीरियो ऑर्बिट इमेज प्रदान करता है। तो ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। ये देखिए फ्रेंड यहाँ तीसरा नंबर क्वेश्चन पे बोला जा रहा है भारत की पहली पिक्को सैटेलाइट का नाम बताएं। पिक्को सैटेलाइट, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन है GSAT-4, दूसरा है इनसेट, तीसरा है स्टडसेट, चौथा है अनुसेट। तो जल्दी से आप लोग अपना आंसर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद मिलाकर भी देखना कितना सही हो रहा है कितना गलत। तो चलिए मैं आंसर की ओर चलता हूँ अब। देखिए फ्रेंड हमारा जो आंसर हो जाएगा वो है स्टडसेट, ठीक है। ये ऑप्शन सही होगा, सी नंबर ऑप्शन, ठीक है। अब थोड़ा डिटेल में भी देख लेते हैं इसे। देखिए फ्रेंड स्टडसेट पहला भारतीय पिक्को उपग्रह है, ठीक है, जिसका वजन 1 किलो से कम है, याद रहे 1 किलो से कम है। ये पूछा जा सकता है आप लोगों को क्वेश्चन में, ठीक है, किस उपग्रह का वजन 1 किलो से कम है। तो यहाँ याद रखना स्टडसेट, ठीक है। देखिए फ्रेंड इसे PSLV C15 द्वारा 12 जुलाई 2010 को लॉन्च किया गया था। कब लॉन्च किया गया था? तो 12 जुलाई 2010 को, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। यहाँ बोला जा रहा है एक अंतरिक्ष वेपन उपग्रह का नाम बताएं जो सामरिक सैन्य उद्देश्यों के लिए उपग्रहों को नष्ट करने या निष्क्रिय करने के लिए बनाया गया है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन है IRS, दूसरा है हमसेट, तीसरा है ASAT, चौथा है सारल, ठीक है।
तो जल्दी से आप लोग अपना आंसर कमेंट कीजिएगा, उसके बाद मैं बताऊंगा। 2 से 3 सेकंड का टाइम है आप लोगों के पास, ठीक है, जल्दी से कमेंट कीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सॉरी, आंसर पहले बता लेता हूँ। देखिए फ्रेंड, हमारा जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये सी नंबर ऑप्शन सही होगा, ए सैट, ठीक है, ये ऑप्शन सही है। अब थोड़ा डिटेल में भी देख लेते हैं इसके बारे में। देखिए फ्रेंड, एंटी सैटेलाइट वेपन ए सैट एक अंतरिक्ष हथियार है, ठीक है, याद रहे अंतरिक्ष हथियार है, जिसे सामरिक सैन्य उद्देश्यों के लिए उपग्रहों को नष्ट करने या निष्क्रिय करने के लिए डिजाइन किया गया है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब हम लोग। तो फ्रेंड्स, यहाँ 5वां नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है IRNSS-1B उपग्रह का पूर्ण नाम क्या है और इसे कब लॉन्च किया गया था। देखिए फ्रेंड, फर्स्ट ऑप्शन है भारतीय क्षेत्रीय नेटवर्क सैटेलाइट 5 जनवरी 2014 को, भारतीय क्षेत्रीय नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम 4 अप्रैल 2014 को, इंडियन रेट्रोलॉजिकल नेविगेशन सैटेलाइट 8 अप्रैल 2014 को, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड जल्दी से आंसर कमेंट कीजिएगा आप लोग अपना, है ना, उसके बाद मैं बताऊंगा आंसर 2 से 3 सेकंड बाद। तो देखिए फ्रेंड, हमारा जो आंसर होगा क्या होगा, ये बी नंबर ऑप्शन सही होगा, यानी भारतीय क्षेत्रीय नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम जो कि लॉन्च हुआ था 4 अप्रैल 2014 को, ठीक है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग थोड़ा इसका डिटेल देख लेते हैं इसे। ये देखिए फ्रेंड, IRNSS का पूर्ण नाम भारतीय क्षेत्रीय नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है ना, जिसे 4 अप्रैल 2014 को लॉन्च किया गया था। ये तो बता चुके हैं, है ना। अब देखिए एक चीज़ और यहाँ पे हम आपको बता दें कि भारतीय क्षेत्रीय नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम में दूसरा उपग्रह है, ठीक है, इससे पहले एक और लॉन्च हो चुका था, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, तो याद रखें दूसरा उपग्रह है, ठीक है। तो चलिए अब 6ठे नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। ये देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 6 में बोला जा रहा है कौन सा उपग्रह भारत की पहली मल्टी वेवलेंथ स्पेस ऑब्जर्वेटरी के रूप में समर्पित है, ठीक है। फिर से क्वेश्चन रिपीट करते हैं, कौन सा उपग्रह भारत की पहली मल्टी वेवलेंथ स्पेस ऑब्जर्वेटरी के रूप में समर्पित है। फर्स्ट ऑप्शन है एस्ट्रोसेट, दूसरा ऑप्शन है SRMSAT, ठीक है, तीसरा ऑप्शन है साराल, चौथा है जुगनू। तो जल्दी से आंसर कमेंट कीजिएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा, ठीक है, 2 से 3 सेकंड का टाइम है। तो चलिए आंसर की ओर चलते हैं। हम लोगों का आंसर क्या हो जाएगा, देखिए फ्रेंड, ये जो फर्स्ट ऑप्शन है वो सही होगा, ठीक है, एस्ट्रोसेट, ये ऑप्शन सही होगा। तो अब डिटेल में थोड़ा देख लेते हैं इसके बारे में। देखिए फ्रेंड, एस्ट्रोसेट भारत का पहला समर्पित यहाँ वेवलेंथ होना चाहिए, ठीक है फ्रेंड, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक है, याद रहा, मल्टी वेवलेंथ स्पेस ऑब्जर्वेटरी है, ठीक है। इसे 28 सितंबर 2015 को लॉन्च किया गया था। कब लॉन्च किया गया था, याद रहे, डेट याद रखना आप लोग, 28 सितंबर 2015 को, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, 7 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है मंगल ऑर्बिटर मिशन को अनौपचारिक रूप से जाना जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है मंगलयान, दूसरा है गगनयान, तीसरा है पृथ्वीयान, चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड जल्दी से आंसर कमेंट कीजिएगा। इस आंसर को तो सबको ही पता होगा, मतलब सभी को पता होगा ये आंसर, है ना, और नहीं पता तो देख लेना, अभी मैं बताऊंगा। तो चलिए आंसर की ओर चलते हैं। हम लोगों का आंसर क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट ऑप्शन सही होगा फ्रेंड, मंगलयान, जिसपे एक मूवी भी बना है ना। तो थोड़ा डिटेल में अब इस पर देख लेते हैं क्या बोला जा रहा है। देखिए फ्रेंड, मार्स ऑर्बिटर मिशन यानी मॉम को अनौपचारिक रूप से मंगलयान के रूप में जाना जाता है, मंगलयान, ठीक है, और यह भारत का पहला मंगल ऑर्बिटर है। इसे 5 नवंबर 2013 को लॉन्च किया गया था। डेट याद रखना फ्रेंड, बहुत इंपॉर्टेंट है,
5 नवंबर 2013 को लॉन्च किया गया था। कब लॉन्च किया गया था? तो 5 नवंबर 2013 को। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये देखिए फ्रेंड, 8वां नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, है ना। इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस उपग्रह इमीसेट को कब लॉन्च किया गया था? इमीसेट को कब लॉन्च किया गया था, जो कि इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस उपग्रह है ना। देखिए फ्रेंड, फर्स्ट ऑप्शन है 21 मार्च 2019, दूसरा है 28 मार्च 2019, तीसरा है 31 मार्च 2019, चौथा है 1 अप्रैल 2019। तो जल्दी से आंसर कमेंट कीजिएगा, 2 से 3 सेकंड का टाइम दिया जा रहा है, जल्दी से। देखिए फ्रेंड, हमारा जो आंसर होगा वो सी नंबर ऑप्शन सही होगा। ठीक है, 31 मार्च, सॉरी डी नंबर ऑप्शन सही होगा फ्रेंड। ठीक है, 1 अप्रैल 2019। ठीक है, 1 अप्रैल 2019 ये ऑप्शन सही है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये देखिए फ्रेंड, यहाँ 9वां नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है, भारत और फ्रांस ने किस उपग्रह का निर्माण किया था? फर्स्ट ऑप्शन है जुगनू, दूसरा है SRMSAT, तीसरा है मेगा ट्रॉपिक्स, चौथा है यूथसैट। तो जल्दी से आंसर कमेंट कीजिएगा फ्रेंड। देखिए हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, यहाँ पे हमारा सी नंबर ऑप्शन सही होगा, मेगा ट्रॉपिक्स। ठीक है, तो थोड़ा डिटेल में आप देख लेते हैं इसके बारे में। देखिए फ्रेंड, मेगा ट्रॉपिक्स उपग्रह भारत और फ्रांस द्वारा विकसित किया गया उपग्रह था, ये तो पता है ना। इसे PSLV C-16 द्वारा 12 अक्टूबर 2011 को लॉन्च किया गया था। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन बन सकता है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो PSLV C-18, मैंने पहले 16 बोल दिया था गलती से, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, है ना। यहाँ देखिए PSLV C-18 है ना, इसके द्वारा लॉन्च किया गया था और 12 अक्टूबर 2011 को लॉन्च किया गया था। तो 2 क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। अब देखिए फ्रेंड, हम लोग अगले क्वेश्चन में चलते हैं, 10वां नंबर क्वेश्चन में। ये देखिए फ्रेंड, यहाँ बोला जा रहा है 10वां नंबर क्वेश्चन पे, स्कैटसैट उपग्रह किस उद्देश्य से 1 सितंबर 2016 को लॉन्च किया गया था? फर्स्ट ऑप्शन है मौसम का पूर्वानुमान प्रदान करने के लिए, दूसरा है चक्रवात की भविष्यवाणी, तीसरा है भारत की ट्रैकिंग सेवाएं, और चौथा है उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड हमारा जो आंसर हो जाएगा क्या होगा, यहाँ डी नंबर ऑप्शन सही होगा, यानी तीनों चीज काम करने के लिए लॉन्च किया गया था। ठीक है, ये सारे काम के लिए, तो तीनों ऑप्शन सही है, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखिएगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ देखिए फ्रेंड, ये रहा पहला क्वेश्चन। यहाँ बोला जा रहा है वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक कौन है? फर्स्ट ऑप्शन है एडम स्मिथ, दूसरा है पंडित नेहरू, तीसरा है नेल्सन मंडेला, चौथा है राजबिहारी। तो फ्रेंड्स अगर आप अपने आप को भी चेक करना चाहते हैं तो आप अपना आंसर कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, तो मैं 2 से 3 सेकंड का आप लोगों को टाइम दूंगा, तो चलिए कमेंट कीजिए ज़रूर, है ना। अब मैं आंसर की ओर चलता हूँ। देखिए फ्रेंड, हमारा जो आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। ठीक है, एडम स्मिथ। ठीक है, इस बुक के लेखक एडम स्मिथ हैं। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये देखिए फ्रेंड, यहाँ दूसरा नंबर क्वेश्चन में हम लोग आ चुके हैं ना। यहाँ बोला जा रहा है भारत में सिंचाई का सबसे महत्वपूर्ण साधन क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है नहरें, दूसरा ऑप्शन है नदी, तीसरा ऑप्शन है वर्षा, और चौथा ऑप्शन है तालाब। तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट कीजिएगा फ्रेंड, जल्दी से। 2 से 3 सेकंड का टाइम आप लोगों को दिया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद हम आंसर की ओर चलेंगे। ठीक है फ्रेंड, हमारा जो आंसर हो जाएगा क्या होगा, ये नहरें हो जाएगा। ठीक है, भारत में सिंचाई का सबसे महत्वपूर्ण साधन क्या है? तो आंसर नहरें हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, यानी अगले क्वेश्चन पे। ये देखिए फ्रेंड, तीसरा नंबर क्वेश्चन पे बोला जा रहा है देश में राष्ट्रीय न्यायाधीश NSS जिसको वो बोला जाता है की स्थापना कब हुई? फर्स्ट ऑप्शन है 1950 ईस्वी, दूसरा है 1955 ईस्वी, तीसरा 1850 ईस्वी, और चौथा है 1945। ठीक है, तो जल्दी से आंसर कमेंट कीजिएगा अपना, मैं आंसर उसके बाद बताऊंगा। 2 से 3 सेकंड का टाइम मतलब दिया जा रहा है आप लोगों को। ठीक है, तो जल्दी से आंसर कमेंट कीजिएगा। देखिए फ्रेंड, हमारा जो आंसर हो जाएगा क्या होगा, 1950 ईस्वी। फर्स्ट ऑप्शन सही है। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन,
ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये देखिए फ्रेंड, यहाँ 4 नंबर क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, है ना। यहाँ बोला जा रहा है विश्व में सेलफोन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। फर्स्ट ऑप्शन है चीन, दूसरा है भारत, तीसरा है जापान और चौथा है रूस। तो फ्रेंड जल्दी से आंसर कमेंट कीजिएगा आप लोग, है ना। उम्मीद है आंसर आप लोगों को पता होगा। जल्दी से आंसर कमेंट कीजिएगा और चेक करके देखिएगा कि सही हो रहा है या गलत। तो 2 से 3 सेकंड का टाइम है, जल्दी से कमेंट कीजिए। देखिए फ्रेंड, हमारा जो आंसर होगा क्या होगा, चीन हो जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन सही है। नहीं, विश्व में सेलफोन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, तो चीन होगा। और दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश भारत है। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये देखिए फ्रेंड, यहाँ 5वां नंबर क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे। यहाँ बोला जा रहा है भारत को अधिकतम किससे कर आय प्राप्त होती है, यानी किससे कर आय प्राप्त होती है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है बिजली कर, दूसरा है निगम कर, तीसरा है सेवा कर और चौथा है आय कर। तो जल्दी से आंसर कमेंट कीजिएगा फ्रेंड, अगर आप लोगों को पता है तो। ठीक है, जल्दी से आंसर कमेंट कीजिएगा। मैं 2 से 3 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ आप लोगों को। तो चलिए आंसर की ओर चलते हैं। देखिए फ्रेंड, हमारा जो आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन सही होगा। ठीक है, निगम कर। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग 6ठे नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। ये देखिए फ्रेंड, यहाँ 6 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है सुंदर राजन समिति का संबंध किससे है। सुंदर राजन समिति का संबंध किससे है। फर्स्ट ऑप्शन है पेट्रोलियम, दूसरा है कृषि, तीसरा ऑप्शन है कच्चा तेल और चौथा ऑप्शन है एलपीजी गैस। तो जल्दी से आंसर कमेंट कीजिए अगर आप लोगों को पता है तो। ठीक है, या फिर वेट कीजिए आंसर का। देखिए फ्रेंड, हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, यहाँ 6ठा नंबर क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन। ठीक है, पेट्रोलियम। तो चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये देखिए फ्रेंड, यहाँ 7वां नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है देश का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है। गहरा बंदरगाह बोला जा रहा है फ्रेंड। ठीक है, देश का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है। फर्स्ट ऑप्शन है विशाखापट्टनम, दूसरा है कोची, तीसरा है मद्रास और चौथा है मुंबई। तो फ्रेंड जल्दी से आंसर कमेंट कीजिएगा आप लोग। ठीक है, 2 से 3 सेकंड का टाइम है। देखिए फ्रेंड, हमारा जो आंसर होगा क्या होगा, ए नंबर ऑप्शन सही होगा, विशाखापट्टनम। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, यानी 8वां नंबर क्वेश्चन पे। देखिए फ्रेंड, 8वां नंबर में बोला जा रहा है, देख पा रहे होंगे यहाँ, किन देशों की मुद्रा प्रायः हार्ड करेंसी होती है। फर्स्ट ऑप्शन है विकासशील देशों की, दूसरा है गरीब देशों की, तीसरा है विकसित देशों की, चौथा है शक्तिशाली देशों की। तो फ्रेंड जल्दी से आंसर कमेंट कीजिएगा। उम्मीद है आंसर पता होगा आप लोगों को, और नहीं पता है तो आंसर का वेट कीजिए। देखिए फ्रेंड, हमारा जो आंसर होगा वो सी नंबर ऑप्शन सही होगा। ठीक है, विकसित देशों की, ये ऑप्शन सही है। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये देखिए फ्रेंड, 9वां नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है दास कैपिटल किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है। कौन सी, दास कैपिटल बोला जा रहा है। ठीक है, किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है। फर्स्ट ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, दूसरा है इंदिरा गांधी, तीसरा है चाणक्य, चौथा है नेल्सन मंडेला। तो फ्रेंड जल्दी से आंसर कमेंट कीजिएगा, है ना। ये 9वां नंबर क्वेश्चन है, तो थोड़ी देर में आंसर बताएंगे हम आपको। देखिए फ्रेंड, हमारा जो आंसर हो जाएगा क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, कार्ल मार्क्स। ठीक है, तो चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। ये देखिए फ्रेंड, यहाँ 10वां नंबर में बोला जा रहा है भारत में कोयले की सबसे मोटी पटल कहाँ पाई जाती है। ठीक है, सबसे मोटी पटल कहाँ पाई जाती है, या परत भी बोल सकते हैं आप। ठीक है, देखिए फ्रेंड, हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, सिंगरौली में। ठीक है, ये ऑप्शन सही है। यहाँ 4 ऑप्शन दिए थे, बिहार, कानपुर, मध्य प्रदेश, लेकिन हमारा जो आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन सही होगा, सिंगरौली। ठीक है, और फ्रेंड वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि आज जो टॉपिक चूज़ किया हूँ मैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये रहा पहला क्वेश्चन, आप देख पा रहे होंगे, है ना। यहाँ बोला जा रहा है किस वर्ष में डॉक्टर सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार मिला था। फर्स्ट ऑप्शन है 1927, दूसरा है 1929, तीसरा है 1930 और चौथा है 1932। तो फ्रेंड्स हमारा आंसर क्या होगा, सी नंबर ऑप्शन सही होगा, 1930। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए फ्रेंड, थोड़ा डिटेल में भी देख लेते हैं। यहाँ बोला जा रहा है, देखिए
डॉक्टर सीवी रमन को 1930 में भौतिकी विषय में नोबेल पुरस्कार मिला था, ठीक है, और यह पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय थे। याद रहे, यहाँ से 2 क्वेश्चन बन रहा है। 1930 में मिला था, किस विषय में? तो भौतिकी विषय में मिला था, ठीक है फ्रेंड, और नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय थे। याद रहे, पहले भारतीय, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए फ्रेंड, यहाँ दूसरा नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है डॉक्टर सीवी रमन का जन्म कब और किस स्थान पर हुआ था? फर्स्ट ऑप्शन है 7 नवंबर 1888 त्रिची नेपोली, दूसरा है 10 जुलाई 1885 बेंगलोर, तीसरा ऑप्शन है 22 नवंबर 1888 मद्रास, और चौथा ऑप्शन है 13 दिसंबर 1886 केरल। तो फ्रेंड्स जल्दी से आंसर कमेंट कीजिएगा, इसमें आप अपने आप को भी चेक कर पाएंगे कि क्या सही है क्या गलत, कितना आंसर आपके सही हो रहे हैं, ठीक है। तो जल्दी से आंसर कमेंट कीजिएगा अगर पता है तो। देखिए फ्रेंड, हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ये फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, 7 नवंबर 1888 त्रिची नेपोली में, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये देखिए फ्रेंड, तीसरा नंबर क्वेश्चन, यहाँ बोला जा रहा है किस खोज के लिए डॉक्टर सीवी रमन ने नोबेल पुरस्कार जीता था? फर्स्ट ऑप्शन है ध्वनि का कंपन, दूसरा है प्रकाश का प्रकीर्णन, तीसरा है ए और बी दोनों, चौथा है ना तो ये ना और बी। देखिए फ्रेंड, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? प्रकाश का प्रकीर्णन, ये ऑप्शन सही है, ठीक है। इसके चलते सीवी रमन जी को नोबेल पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। यहाँ देखिए फ्रेंड, चौथा नंबर में बोला जा रहा है भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है 20 नवंबर, दूसरा है 7 नवंबर, तीसरा है 29 जनवरी, चौथा है 28 फरवरी। तो जल्दी से आंसर कमेंट कीजिएगा, उम्मीद है आप लोगों को ये आंसर पता होगा, और नहीं तो मिला के देखिएगा, ठीक है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ये डी नंबर ऑप्शन सही होगा, 28 फरवरी। अब ये क्यों? इसी के दिन डॉक्टर सीवी रमन ने खोज की थी, ठीक है। कौन सा खोज, यहाँ देखते हैं डिटेल में थोड़ा। देखिए फ्रेंड, डॉक्टर सीवी रमन द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन यानी रमन इफेक्ट जिसका नाम दिया गया था की खोज की स्मृति में 28 फरवरी को भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। इसी तारीख यानी 28 फरवरी को रमन इफेक्ट की खोज डॉक्टर सीवी रमन द्वारा की गई थी, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए फ्रेंड, यहाँ 5वां नंबर में बोला जा रहा है 1934 में भारतीय विज्ञान अकादमी की स्थापना किसने की थी? 1934 में भारतीय विज्ञान अकादमी की स्थापना किसने की थी? फर्स्ट ऑप्शन है एपीजे अब्दुल कलाम, दूसरा है डॉक्टर सीवी रमन, तीसरा है होमी जे भाभा, तीसरा है श्रीनिवास रामानुजन। तो जल्दी से आंसर कमेंट कीजिएगा फ्रेंड, आप लोग अपना आंसर कमेंट करके बताइएगा, ठीक है, और मिला के भी देखिएगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ देखिए 5वां नंबर का आंसर हो जाएगा ये डॉक्टर सीवी रमन, ठीक है। डॉक्टर सीवी रमन सही आंसर है, ठीक है। चलिए 6ठा नंबर में आते हैं, थोड़ा उससे पहले डिटेल में भी देख लेंगे। देखिए फ्रेंड, डॉक्टर सीवी रमन ने 1934 में बेंगलोर में भारतीय विज्ञान अकादमी की स्थापना की थी। तो कहाँ की थी? तो ऑप्शन आ सकता है, तो आंसर हो जाएगा बेंगलोर में, ठीक है। और उन्हें अकादमी के पहले अध्यक्ष के रूप में भी चुना गया था। अब क्वेश्चन पे आते हैं, 6ठे नंबर क्वेश्चन पे। ये देखिए फ्रेंड, यहाँ बोला जा रहा है भारत सरकार ने रमन चेयर की स्थापना कब की थी? फर्स्ट ऑप्शन है 1970, दूसरा है 1972, तीसरा है 1975 और चौथा ऑप्शन है 1976। तो जल्दी से आंसर कमेंट कीजिएगा आप लोग अपना, 2 से 3 सेकंड का टाइम है मात्र, उसके बाद आंसर बताऊंगा मैं। देखिए फ्रेंड, हमारा जो आंसर हो जाएगा वो बी नंबर ऑप्शन सही होगा, 1972, ठीक है। अब थोड़ा डिटेल में देखते हैं इसे। भारतीय विज्ञान अकादमी के संस्थापक डॉक्टर सीवी रमन की स्मृति में भारत सरकार ने 1972 में रमन चेयर की स्थापना की थी। कब? तो 1972 में, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए फ्रेंड, यहाँ बोला जा रहा है रमन प्रभाव यानी रमन इफेक्ट के निम्नलिखित में से कौन से अनुप्रयोग हैं? फर्स्ट ऑप्शन है चिकित्सा, दूसरा है किसी पदार्थ का फिंगरप्रिंट, तीसरा ऑप्शन है रसायन विज्ञान, चौथा है उपरोक्त सभी। तो जल्दी से आंसर कमेंट कीजिएगा फ्रेंड आप लोग अपना, 2 से 3 सेकंड का टाइम दिया जा रहा है। हम लोगों का आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड?
ये हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन सही होगा। ठीक है, देखिए फ्रेंड, सीवी रमन की खोज विज्ञान के कई क्षेत्रों में काफ़ी उपयोगी है। अब देखिए किस किस क्षेत्र में, देखिएगा अभी यहाँ रमन प्रभाव का उपयोग पदार्थ के फिंगरप्रिंट के रूप में किया जा सकता है। इसका उपयोग रसायन विज्ञान, चिकित्सा, जीव विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में किया जा सकता है और यह पता लगाया जा सकता है कि पदार्थ किससे मिलकर बना है। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए फ्रेंड, यहाँ बोला जा रहा है डॉक्टर सीवी रमन का निधन कब हुआ था। फर्स्ट ऑप्शन है 20 मार्च 1970, दूसरा है 21 नवंबर 1970, तीसरा ऑप्शन है 24 जुलाई 1972, चौथा 21 दिसंबर 1972। ठीक है, तो जल्दी से आंसर कमेंट कीजिएगा अपना, और हमारा आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे वो क्या होगा, बी नंबर ऑप्शन सही होगा, 21 नवंबर 1970। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड कहाँ हुआ था ये भी देख लेते हैं थोड़ा। देखिए डॉक्टर सीवी रमन का निधन 21 नवंबर 1970 को हुआ था। ठीक है, और कहाँ हुआ था, तो बेंगलोर में हुआ था, याद रखिएगा कहाँ, तो बेंगलोर। ठीक है, अब चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ 9वां नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है डॉक्टर सीवी रमन को भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था। फर्स्ट ऑप्शन है 1950, दूसरा है 1954, तीसरा है 1964 और चौथा है 1968। तो फ्रेंड्स जल्दी से आंसर कमेंट कीजिएगा अगर आप लोगों को पता है तो। ठीक है, देखिए फ्रेंड हमारा जो आंसर होगा यहाँ पे ये बी नंबर ऑप्शन सही होगा, 1954। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये देखिए फ्रेंड 10वां नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है डॉक्टर सीवी रमन के पिता का क्या नाम था। फर्स्ट ऑप्शन है चंद्रशेखर अय्यर, दूसरा है सालेटोर, तीसरा है बालचंद्रन, चौथा है ब्रहा चेलानी। तो जल्दी से आंसर कमेंट कीजिएगा अगर पता है तो। ठीक है, और हमारा आंसर जो हो जाएगा वो ए नंबर ऑप्शन सही होगा, चंद्रशेखर अय्यर। ठीक है, देखिए फ्रेंड आज हम लोग अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा उसको देखेंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन, आप देख पा रहे होंगे। यहाँ बोला जा रहा है पहला अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप कब खेला गया था। देखिए फर्स्ट ऑप्शन है 1983, दूसरा है 1985, तीसरा ऑप्शन है 1988 और चौथा ऑप्शन है 1991। तो फ्रेंड्स जल्दी से कमेंट कीजिएगा अगर आप लोगों को पता है तो। इसमें आप अपने आप को भी चेक कर पाएंगे, मिला के देखना। ठीक है, मैं आंसर की ओर चलता हूँ। हम लोगों का आंसर क्या हो जाएगा, ये फ्रेंड्स सी नंबर ऑप्शन सही होगा। ठीक है, 1988। ठीक है, यानी पहला अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप कब खेला गया था, तो 1988। ठीक है, आप थोड़ा डिटेल में इसे देख लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड पहला अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 1988 में खेला गया था। ठीक है, और कहाँ खेला गया था, तो ऑस्ट्रेलिया में, याद रखिएगा, है ना, ऑस्ट्रेलिया में खेला गया था पहला अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड इसमें भारतीय टीम ने भी भाग लिया था, याद रहे, इसमें हम लोगों का जो टीम है भारतीय टीम, उन्होंने भाग लिया था। ठीक है, अब चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये देखिए फ्रेंड सेकंड नंबर क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे। यहाँ बोला जा रहा है भारतीय टीम ने पहला अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप कब जीता था। देखिए फ्रेंड फर्स्ट ऑप्शन है 2004, दूसरा ऑप्शन है 1991, तीसरा है 1988 और चौथा है 2000। तो फ्रेंड्स जल्दी से आंसर कमेंट कीजिएगा अगर पता है तो। हम आंसर आप लोगों को बताते हैं। हम लोगों का आंसर क्या हो जाएगा, ये डी नंबर ऑप्शन सही होगा, 2000। ठीक है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। फ्रेंड उससे पहले थोड़ा डिटेल में भी देख लेंगे, है ना कुछ। देखिए भारतीय टीम ने वर्ष 2000 में अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप का पहला खिताब मोहम्मद कैफ की कप्तानी में जीता था। याद रखिएगा ये जो है मोहम्मद कैफ की कप्तानी में, कौन कप्तान था तो पूछा जा सकता है, तो मोहम्मद कैफ था। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये देखिए फ्रेंड यहाँ बोला जा रहा है अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2020 का आयोजन कहाँ किया गया था। फर्स्ट ऑप्शन है इंग्लैंड, दूसरा है दक्षिण अफ्रीका, तीसरा ऑप्शन है बांग्लादेश और चौथा ऑस्ट्रेलिया। तो फ्रेंड्स जल्दी से आंसर कमेंट कीजिएगा।
हम लोगों का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये देख सकते हैं बी नंबर ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तीसरा नंबर क्वेश्चन का बी नंबर ऑप्शन सही होगा, दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, तो चलिए थोड़ा डिटेल भी देख लेते हैं इसके बारे में। देखिए फ्रेंड, अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2020 का आयोजन दक्षिण अफ्रीका में किया गया था, है ना। पहले यह टूर्नामेंट बांग्लादेश ने पहली बार जीता था, याद रहे, बांग्लादेश ने पहली बार जीता था। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो फ्रेंड्स, अब अगला क्वेश्चन में हम लोग बढ़ते हैं। ये देखिए 4 नंबर क्वेश्चन में हम लोग आए हैं ना। यहां बोला जा रहा है निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2014 विजेता दक्षिण अफ्रीका। दूसरा ऑप्शन है अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 1988 विजेता भारत। तीसरा है ऑप्शन अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2016 विजेता वेस्ट इंडीज। और चौथा ऑप्शन है क्या, अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2004 विजेता पाकिस्तान। तो जल्दी से आंसर कमेंट कीजिएगा फ्रेंड, आप लोगों के पास 2 से 3 सेकंड का टाइम है ना, 2 से 3 सेकंड का। तो देखिए फ्रेंड, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये बी नंबर ऑप्शन सही होगा। ठीक है, यहाँ बोला जा रहा है निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है, यानी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 1988 में ये भारत नहीं जीता था। ठीक है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए अब थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं कौन जीता था। देखिए फ्रेंड, अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 1988 में ऑस्ट्रेलिया ने जीता था। ठीक है, जबकि भारत ने पहला अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2000 में जीता था। भारत कब जीता था, तो 2000 में जीता था। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन में पढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड, यहां बोला जा रहा है अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2020 का खिताब किस टीम ने जीता है। देखिए फ्रेंड, पहला ऑप्शन है बांग्लादेश, दूसरा है भारत, तीसरा है ऑस्ट्रेलिया और चौथा है पाकिस्तान। चौथा है क्या, पाकिस्तान। ठीक है, तो फ्रेंड हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये नंबर ऑप्शन सही होगा, बांग्लादेश। ठीक है, ये ऑप्शन सही होगा। तो चलिए थोड़ा डिटेल में भी देख लेते हैं इसके बारे में। देखिए फ्रेंड, अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2020 यानी 2020 का खिताब बांग्लादेश ने भारत को हराकर पहली बार जीता था, याद रहे। ठीक है, बांग्लादेश ने भारत को हराकर पहली बार जीता था, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ बोला जा रहा है अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2020 यानी 2020 में किस खिलाड़ी को मैन ऑफ द सीरीज का खिताब दिया गया है। फर्स्ट ऑप्शन है शुभमन गिल, दूसरा है अकबर अली, तीसरा है यशस्वी जायसवाल और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड जल्दी से आंसर कमेंट कीजिएगा, उम्मीद है आप लोगों को पता होगा क्योंकि आप लोग क्रिकेट तो देखते होंगे जरूर। तो जल्दी से आंसर कमेंट कीजिएगा फ्रेंड, मैं आंसर बताऊंगा 2 से 3 सेकंड में। हम लोगों का आंसर क्या होगा, ये सी नंबर ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो चलिए थोड़ा डिटेल में भी देख लेते हैं इसके बारे में कुछ। देखिए फ्रेंड, अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2020 यानी 2020 में भारत के यशस्वी जायसवाल को मैन ऑफ द सीरीज का खिताब दिया गया है। उन्होंने यह इस टूर्नामेंट में 400 रन बनाए थे। ठीक है, कितने रन बनाए थे ये भी पूछा जा सकता है, तो 400 रन बनाए थे। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। ये देखिए फ्रेंड, यहां बोला जा रहा है किस टीम ने सबसे अधिक बार अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप का खिताब जीता है। फर्स्ट ऑस्ट्रेलिया, दूसरा ऑप्शन है पाकिस्तान, तीसरा है श्रीलंका, चौथा है भारत। तो फ्रेंड जल्दी से आंसर कमेंट कीजिएगा, 2 से 3 सेकंड का टाइम है, जल्दी से, है ना। हम लोगों का आंसर क्या होगा यहाँ पे, हम लोगों का आंसर हो जाएगा ये डी नंबर ऑप्शन, भारत। ठीक है, किस टीम ने सबसे अधिक बार अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप का खिताब जीता है, तो आंसर हो जाएगा भारत। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। उससे पहले थोड़ा डिटेल भी देख लेंगे हम लोग। भारत की टीम ने सबसे अधिक कितने बार जीता है, तो 4 बार अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप का खिताब जीता है। ठीक है, कितने बार, तो 4 बार। तो चलिए अगले में आते हैं। ये देखिए फ्रेंड, यहां बोला जा रहा है इनमें से किस भारतीय खिलाड़ी को सबसे पहली बार
अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप में मैन ऑफ द सीरीज का खिताब दिया गया था? सबसे पहली बार बोला जा रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन है विराट कोहली, दूसरा है युवराज सिंह, तीसरा है शिखर धवन और चौथा है चेतेश्वर पुजारा। तो फ्रेंड्स जल्दी से आंसर कमेंट कीजिएगा आप लोग, 2 से 3 सेकंड का टाइम दिया जा रहा है, जल्दी से आंसर कमेंट कीजिएगा। हमारा आंसर क्या होगा यहाँ पे? हमारा आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, युवराज सिंह, ठीक है, युवराज सिंह हो जाएगा। देखिए फ्रेंड, यहाँ बोला जा रहा है भारतीय खिलाड़ी युवराज सिंह को 2000 में मिला था, ठीक है, शिखर धवन को 2004 में मिला था, चेतेश्वर पुजारा को 2006 में और शुभमन गिल को 2018 में, और यशस्वी जायसवाल को कितना में मिला था? तो 2020 में मैन ऑफ द सीरीज चुना जा चुका है ना, मतलब दिया गया है मैन ऑफ द सीरीज इन लोगों को, ठीक है। तो सबसे पहले किसको दिया गया था? तो युवराज सिंह को दिया गया था, और कब? तो 2000 में, ठीक है, 2020 में। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। ये देखिए फ्रेंड, 9वां नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है किसी खिलाड़ी ने अंडर 19 विश्व कप में सर्वाधिक रन बनाए हैं। यहाँ किसी नहीं होगा फ्रेंड, किस खिलाड़ी ने होगा, ठीक है। यहाँ मिस्टेक के लिए क्षमा चाहता हूँ, यहाँ किस खिलाड़ी होगा, किस खिलाड़ी ने अंडर 19 विश्व कप में सर्वाधिक रन बनाए हैं। फर्स्ट है इयोन मोर्गन, दूसरा है बाबर आजम, तीसरा ऑप्शन है विराट कोहली, चौथा है शुभमन गिल। तो जल्दी से आंसर कमेंट कीजिएगा फ्रेंड, 2 से 3 सेकंड का टाइम दिया जा रहा है आप लोगों को, है ना, 2 से 3 सेकंड का टाइम है। हम लोगों का आंसर क्या हो जाएगा? ये फर्स्ट नंबर ऑप्शन सही होगा, इयोन मॉर्गन, ठीक है। अब थोड़ा डिटेल में भी देख लेते हैं इसके बारे में। ये देखिए फ्रेंड, इंग्लैंड के इयोन मॉर्गन ने अंडर 19 विश्व कप में सबसे अधिक रन बनाए हैं। उन्होंने इस टूर्नामेंट में कितने रन बनाए हैं? तो 606 रन बनाए हैं, जबकि सिर्फ एक ही टूर्नामेंट में सबसे अधिक रन 505 बनाने का रिकॉर्ड शिखर धवन के नाम है। याद रहे, शिखर धवन के नाम कौन सा रिकॉर्ड है? तो अधिक रन बनाने का रिकॉर्ड है 505 एक टूर्नामेंट में, ठीक है। तो चलिए अगले में आते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ 10 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है निम्न में से किस देश ने अभी तक अंडर 19 विश्व कप का खिताब एक बार भी नहीं जीता है। फर्स्ट ऑप्शन है न्यूजीलैंड, दूसरा है दक्षिण अफ्रीका, तीसरा है वेस्ट इंडीज, चौथा है इंग्लैंड। तो फ्रेंड जल्दी से आंसर कमेंट कीजिएगा अगर पता है तो, ठीक है। हम आंसर की ओर चलते हैं। देखिए फ्रेंड, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर ऑप्शन, न्यूजीलैंड, ठीक है। अब थोड़ा डिटेल भी देख लेते हैं इसके बारे में। देखिए फ्रेंड, न्यूजीलैंड की टीम ने अभी तक एक बार भी अंडर 19 विश्व कप का खिताब नहीं जीत पाई है ना। हालांकि वह 1998 में उप विजेता रह चुकी है। कब? तो 1998 में उप विजेता थी, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज हम लोग जो क्वेश्चन करने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हो सके तो शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ बोला जा रहा है निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले यूरोप को भारत से अवगत कराया था। फर्स्ट ऑप्शन है सिकंदर, दूसरा है अरब, तीसरा है ग्रीक और चौथा है ईरानी। देखिए फ्रेंड, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर का ए ऑप्शन, ये सिकंदर हो जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा इसके बारे में डिटेल में भी देख लेते हैं हम लोग। सिकंदर का वास्तविक नाम अलेक्जेंडर तृतीय था। याद रखिएगा, सिकंदर का क्या वास्तविक नाम क्या था तो पूछा जा सकता है, तो अलेक्जेंडर तृतीय था, ठीक है। भारत में उसे सिकंदर कहकर संबोधित किया जाता था। ईरानियों के माध्यम से यूनानियों को भारत की अपार संपदा की जानकारी हुई। किसके माध्यम से? ईरानियों के माध्यम से यूनानियों को भारत की अपार संपदा की जानकारी हुई, जिसकी परिणति सिकंदर के आक्रमण में हुई। भारत पर सिकंदर का आक्रमण दूसरा विदेशी और पहला यूरोपीय आक्रमण था। याद रखिएगा, भारत पर सिकंदर का आक्रमण दूसरा विदेशी आक्रमण था और पहला यूरोपीय आक्रमण था, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं हम लोग। यहां बोला जा रहा है सिकंदर के आक्रमण के दौरान पश्चिमोत्तर भारत कितने राज्यों में विभाजित था।
फर्स्ट ऑप्शन है 26, दूसरा है 27, तीसरा है 28 और चौथा है 29। तो फ्रेंड्स जल्दी से आंसर कमेंट कीजिएगा अगर आप लोगों को पता है तो, है ना। 2 से 3 सेकंड का टाइम है। हम लोगों का आंसर क्या होगा, ये सी नंबर ऑप्शन सही होगा, 28। ठीक है। यहां बोला जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा बीसी का सही संक्षेप है, यानी बीसी का फुल फॉर्म बोल सकते हैं ना। फर्स्ट ऑप्शन है बर्थ ऑफ क्राइस्ट, दूसरा है बेबी क्राइस्ट, तीसरा है बिफोर क्राइस्ट, चौथा है बिफोर सेंचुरी। तो जल्दी से आंसर कमेंट कीजिएगा फ्रेंड अगर पता है आप लोगों को आंसर तो, वरना आंसर का वेट कीजिए। 2 से 3 सेकंड में आंसर बताएंगे हम। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए फ्रेंड हमारा जो आंसर हो जाएगा क्या होगा, ये बिफोर क्राइस्ट हो जाएगा। ये ऑप्शन सही है, सी नंबर। ठीक है। यहां बोला जा रहा है विक्रम संवत की शुरुआत कब हुई थी। फर्स्ट ऑप्शन है 47 ईसा पूर्व, दूसरा है 50 ईसा पूर्व, तीसरा है 55 ईसा पूर्व और चौथा 57 ईसा पूर्व। तो जल्दी से आंसर कमेंट कीजिएगा अगर पता है आप लोगों को तो। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा ये डी नंबर ऑप्शन, 57 ईसा पूर्व। ठीक है। यहां बोला जा रहा है शक संवत की शुरुआत कब हुई थी। फर्स्ट ऑप्शन है 78 ईस्वी, दूसरा 80 ईस्वी, तीसरा है 30 ईस्वी, चौथा 639 ईस्वी। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं आप लोगों के। जल्दी से आंसर कमेंट कीजिएगा, 2 से 3 सेकंड का टाइम है। हम लोगों का आंसर क्या होगा, ये फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, 78 ईस्वी। ठीक है, ये ऑप्शन सही होगा। तो अब थोड़ा डिटेल देखते हैं इसके बारे में। शक संवत भारत का प्राचीन संवत है। याद रहे भारत का प्राचीन संवत है जो 78 ईस्वी से आरंभ होता है। शक संवत भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर है, याद रखिएगा, राष्ट्रीय कैलेंडर। ठीक है। अब अगला में हम लोग आते हैं। यहां बोला जा रहा है गुप्त संवत की शुरुआत कब हुई थी। ये 6ठा नंबर क्वेश्चन है। यहां बोला जा रहा है गुप्त संवत की शुरुआत कब हुई थी। फर्स्ट ऑप्शन है 78 ईस्वी, दूसरा है 320 ईस्वी और तीसरा ऑप्शन है 398 ईस्वी, चौथा है 400 ईस्वी। देखिए फ्रेंड हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा ये बी नंबर ऑप्शन, 320 ईस्वी। ठीक है। देखिए यहां बोला जा रहा है ह्यून तनसंग भारत कब आया था। ह्यून तनसंग भारत कब आया था। फर्स्ट ऑप्शन है 380 से 413 ईस्वी, दूसरा है 413 से 418 ईस्वी, तीसरा ऑप्शन है 629 से 645 ईस्वी और चौथा है 712 से 713 ईस्वी। तो ये 4 ऑप्शन है। जल्दी से आंसर कमेंट कीजिएगा आप, है ना। हम लोगों का आंसर क्या हो जाएगा, ये सी नंबर ऑप्शन सही होगा, 629 से 645 ईस्वी। ठीक है फ्रेंड। अब थोड़ा डिटेल देखते हैं। ह्यून तनसांग एक प्रसिद्ध चीनी बौद्ध भिक्षु था। कौन था, बौद्ध भिक्षु था। वह 629 से 645 ईस्वी के बीच हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। कब आया था, तो हर्षवर्धन के शासनकाल में, याद रखिएगा नाम। अब अगला में आते हैं हम लोग। यहां बोला जा रहा है कुतुबुद्दीन ऐबक ने कब गुलाम वंश की स्थापना की थी। फर्स्ट ऑप्शन है 1177 ईस्वी, दूसरा 1278 ईस्वी, तीसरा है 1280 ईस्वी और चौथा 1206 ईस्वी। तो हम लोगों का आंसर क्या होगा फ्रेंड, हम लोगों का आंसर हो जाएगा ये डी नंबर ऑप्शन, 1206 ईस्वी। ये देखिए फ्रेंड यहां बोला जा रहा है 612 ईस्वी में अंग्रेजी बेड़े ने किस युद्ध में पुर्तगालियों को हराया था। कब, 612 ईस्वी में बोला जा रहा है। फर्स्ट ऑप्शन है सूरत, दूसरा है केरल, तीसरा है अहमदाबाद और चौथा है मलक्का, है ना। तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं फ्रेंड। जल्दी से आंसर कमेंट कीजिएगा। हमारा आंसर क्या होगा, ये फर्स्ट नंबर ऑप्शन सूरत, ये ऑप्शन सही है। अब थोड़ा डिटेल देखते हैं इसके बारे में। 1600 ईस्वी में कुछ अंग्रेज व्यापारियों ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ से भारत से व्यापार करने की अनुमति ली। इसके लिए उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी नामक एक कंपनी बनाई। उस समय तक पुर्तगाली यात्रियों ने भारत की यात्रा का समुद्री मार्ग खोज निकाला था। 1612 ईस्वी के सूरत युद्ध पुर्तगालियों और अंग्रेजों के बीच में हुई थी, जिसमें अंग्रेजों की जीत हुई थी। याद रखिएगा किसकी जीत हुई थी, तो अंग्रेजों की जीत हुई थी। और किसके किसके बीच युद्ध हुआ था 1612 में ईस्वी में, तो पुर्तगालियों और अंग्रेजों के बीच हुआ था। कहाँ हुआ था, तो याद रखिएगा सूरत, ये देख सकते हैं ना। अब चलिए अगले में आते हैं हम लोग।
यहाँ बोला जा रहा है जोधपुर की स्थापना एक राजपूत डैश ने 1459 में की थी। यानी जोधपुर की स्थापना किस राजपूत राजा ने की थी, ये पूछा जा रहा है ना। फर्स्ट ऑप्शन है राव जोधा, दूसरा है जोधाबाई, तीसरा ऑप्शन है मानसिंह और चौथा है राणा प्रताप। तो जल्दी से आंसर कमेंट कीजिएगा फ्रेंड, आप लोगों के पास 2 से 3 सेकंड का टाइम है ना। उसके बाद मैं आंसर बताऊंगा। हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, ये फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, राव जोधा। अब थोड़ा डिटेल भी देख लेते हैं। जोधपुर की स्थापना एक राजपूत राव जोधा ने 1459 में की थी और यह भूतपूर्व जोधपुर रियासत की राजधानी था। मंडोर से हटाकर नई राजधानी यहाँ बनाई गई थी। नई राजधानी को सुरक्षित रखने के लिए चिड़िया टुंक पहाड़ी पर एक दुर्ग भी बनाया गया था, जो आज किस किले के नाम से प्रसिद्ध है, जोधपुर किले के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, जोधपुर के किले के नाम से। तो आपसे पूछा जा सकता है जोधपुर के किले कहाँ बनाए गए थे, किस पहाड़ी पे, चिड़िया टुंक, ये पहाड़ी का नाम था। ठीक है, और हाँ दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि वीडियो का जो भी क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। यहाँ देख पा रहे होंगे, यहाँ बोला जा रहा है वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी राजभाषाएं वर्णित है। फर्स्ट ऑप्शन है 24, दूसरा है 22, तीसरा है 14 और चौथा है 25। ठीक है फ्रेंड, हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, ये बी नंबर ऑप्शन सही होगा, 22। ठीक है, अब थोड़ा डिटेल में भी देखते हैं इसके बारे में कुछ। देखिए फ्रेंड, वर्तमान में भारतीय संविधान में 22 राजभाषाएं वर्णित हैं और वो इस प्रकार हैं। देखिए, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधु, तमिल, तेलुगु, उर्दू और असमिया, ये सारे भाषाएं अभी वर्णित हैं संविधान में। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। देखिए फ्रेंड, यहाँ सेकंड नंबर पे बोला जा रहा है भारतीय संविधान में राजभाषाएं किस अनुसूची में वर्णित है। फर्स्ट ऑप्शन है अनुसूची 5, दूसरा है अनुसूची 6, तीसरा है अनुसूची 7 और चौथा अनुसूची 8। देखिए फ्रेंड, हमारा आंसर क्या होगा, ये डी नंबर ऑप्शन सही होगा। ठीक है, देखिए फ्रेंड, भारतीय संविधान में राजभाषाएं किस अनुसूची में वर्णित है, तो ऑप्शन डी सही होगा, अनुसूची 8। ठीक है, अभी टोटल 22 भाषाएं हैं इस अनुसूची में, जिसमें से 2003 में 4 भाषाओं को ऐड किया गया था। उसमें से कौन कौन सा था, मैथिली, बोडो, संथाली और डोंगरी, ये याद रखिएगा। ठीक है, 4 भाषाएं थे। कौन कौन, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, मैथिली, बोडो, संथाली और डोगरी, ये 4 भाषाएं थे। ठीक है, जो 2003 में इसमें शामिल किया गया था। ठीक है, अब चलिए अगले में आते हैं हम लोग। ये देखिए फ्रेंड, यहाँ तीसरे नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है निम्न में से कौन सा कथन राजकीय भाषाओं के संदर्भ में सही नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है संविधान के भाग 14वां में अनुच्छेद 343 से 351 राजभाषा से संबंधित है। दूसरा है जब तक राष्ट्रपति कोई अन्यथा व्यवस्था ना दे उच्चतम न्यायालय के कार्य अंग्रेजी में होंगे। तीसरा ऑप्शन है राजभाषा अधिनियम को 1963 में पास किया गया था और चौथा देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिंदी संघ की भाषा है। देखिए फ्रेंड, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा ये बी नंबर ऑप्शन। ठीक है, ये ऑप्शन सही है। ठीक है, याद रखिएगा ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब हम लोग अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड, यहाँ 4 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है निम्न में से कौन सा अनुच्छेद सुमेलित नहीं है। ठीक है, कौन सा अनुच्छेद सुमेलित नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है अनुच्छेद 343 संघ की राजभाषा, दूसरा है अनुच्छेद 344 राजभाषा पर संसदीय समिति एवं आयोग और तीसरा ऑप्शन क्या है अनुच्छेद 345 राज्य की राजभाषा। चौथा ऑप्शन है अनुच्छेद 351 जिसमें उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के लिए राजभाषा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा ये डी नंबर ऑप्शन। ठीक है, अनुच्छेद 351 उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के लिए राजभाषा। ठीक है, ये ऑप्शन सही है। अब देखिए फ्रेंड, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। अनुच्छेद 351 का संबंध हिंदी भाषा के विकास के लिए विनिर्देश से है।
ना कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के लिए राजभाषा से। ठीक है, आप समझ गए होंगे अनुच्छेद 351 का संबंध किससे है, तो हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश से है। ठीक है, ना कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के लिए राजभाषा से। तो ऑप्शन कौन सा ऑप्शन गलत होगा, हम लोगों का ऑप्शन जो था ये देखिए, ये डी नंबर ऑप्शन सही था, गलत है ना, मतलब ये अनुच्छेद 351 में ये नहीं हो सकता, इसलिए ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है, ये ऑप्शन सही है। अब हम लोग अगले में बढ़ते हैं। ये देखिए फ्रेंड, यहां बोला जा रहा है निम्न में से किसे यह अधिकार है कि वह हिंदी अथवा किसी अन्य भाषा को उच्च न्यायालय की कार्रवाई की भाषा का दर्जा दे सके। फर्स्ट ऑप्शन है संसद का कोई भी सदन, दूसरा ऑप्शन है किसी राज्य का राज्यपाल, तीसरा ऑप्शन है राज्यपाल ऐसा कर सकता है लेकिन उसे राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेनी होगी, और चौथा ऑप्शन भी दिखाते हैं आपको क्या है। देखिए फ्रेंड, चौथा ऑप्शन है सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं अगर आप लोगों को पता है तो, और अपना आंसर भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, इसे मिला के देख सकते हैं फ्रेंड आप लोग। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये सी नंबर ऑप्शन सही होगा ये। ठीक है, राज्यपाल ऐसा कर सकता है लेकिन उसे राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेनी होगी। ठीक है, अब हम लोग अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड, थोड़ा डिटेल में भी देख लेते हैं। किसी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से हिंदी अथवा किसी अन्य भाषा को उच्च न्यायालय की कार्रवाई की भाषा का दर्जा दे सकता है। समझ गए होंगे आप, है ना, उसे परमिशन लेना पड़ेगा, सबसे पहले अनुमति लेनी होगी, है ना। अब चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं। ये देखिए छठे नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है यदि किसी व्यक्ति को उच्चतम न्यायालय में कोई जनहित याचिका लगानी हो तो याचिका किस भाषा में लगानी जानी चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन है 22 भाषाओं में से किसी भाषा में, दूसरा ऑप्शन में याचिकाकर्ता अपनी मातृभाषा में, तीसरा ऑप्शन है केवल अंग्रेजी में, और चौथा ऑप्शन है हिंदी या अंग्रेजी में। दोस्तों आप लोग आंसर कमेंट करके बता सकते हैं आप लोग, है ना, और मिला के भी देख सकते हैं कि कितना सही हो रहा है कितना गलत हो रहा है आप लोगों का आंसर। तो जल्दी से आंसर कमेंट कीजिएगा, ठीक है, उसके बाद मैं बताऊंगा आप लोगों को। हम लोगों का आंसर क्या हो जाएगा, ये सी नंबर ऑप्शन सही होगा फ्रेंड, केवल अंग्रेजी में। ठीक है, याद रहे ये सी नंबर ऑप्शन सही है, केवल अंग्रेजी में। अगर आप किसी और लैंग्वेज में ये करते हैं तो रिजेक्ट कर दिया जाएगा आपका। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं हम लोग, या थोड़ा डिटेल में भी देख लेते हैं इसमें। देखिए यहाँ बोला जा रहा है सांसद ने उच्चतम न्यायालय में हिंदी के प्रयोग के लिए कोई व्यवस्था नहीं की है, अतः उच्चतम न्यायालय केवल उन्हीं याचिकों का सुनता है जो अंग्रेजी में हो। अभी मैंने बताया था, है ना, जो अंग्रेजी में है उसी याचिकाओं को वो देखता है, सुनता है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। देखिए फ्रेंड, यहां बोला जा रहा है निम्न में से कौन सुमेलित है। फर्स्ट है राज्य और दूसरा तरफ है राजभाषा। ठीक है, आंध्र प्रदेश तेलुगु, केरल तमिल, और गोवा अंग्रेजी, और चौथा ऑप्शन है जम्मू एंड कश्मीर कश्मीरी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से कमेंट कीजिएगा आंसर अपना, है ना, अगर आप लोगों को पता है तो। ठीक है, और नहीं तो मैं बताऊंगा ही। देखिए फ्रेंड, हमारा जो आंसर हो जाएगा ये फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, आंध्र प्रदेश और तेलुगु। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, या इससे पहले थोड़ा डिटेल में भी देख लेते हैं व्याख्या इसके बारे में, है ना। देखिए यहाँ बोला जा रहा है केवल आंध्र प्रदेश की राजकीय भाषा तेलुगु सुमेलित है, इसके अलावा अन्य विकल्पों में लिखी गई भाषा सुमेलित नहीं है। यानी अभी आप 4 ऑप्शन देखे थे यहाँ पे, ठीक है, सिर्फ ये सही है, कौन सा, ये ए नंबर ऑप्शन सही है, बाकी सारे गलत हैं। ठीक है, तो चलिए अगले में बढ़ते हैं हम लोग। देखिए फ्रेंड, यहाँ 8वां नंबर में बोला जा रहा है अरुणाचल प्रदेश में कौन सी मुख्य क्षेत्रीय भाषा है। फर्स्ट ऑप्शन है असमिया, दूसरा है बोडो, तीसरा अंग्रेजी, और चौथा डोगरी। तो जल्दी से आंसर कमेंट कीजिएगा अगर आप लोगों को पता है तो। ठीक है, 2 से 3 सेकंड का टाइम है आप लोगों के पास। देखिए फ्रेंड, हम लोगों का आंसर क्या हो जाएगा, ये सी नंबर ऑप्शन सही होगा, अंग्रेजी। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में कौन सी मुख्य क्षेत्रीय भाषा है, तो अंग्रेजी, ये ऑप्शन सही है। ठीक है, अब अगले में बढ़ते हैं हम लोग, या थोड़ा डिटेल में भी देख लेते हैं इसके बारे में। देखिए मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड में राज्य की मुख्य क्षेत्रीय भाषा अंग्रेजी है। याद रहे कौन कौन राज्य है, तो मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड, ये 3 राज्य हैं ऐसे हैं जिसमें मुख्य
क्षेत्रीय भाषा क्या है? अंग्रेजी है। ठीक है, तो ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, अब अगले में बढ़ते हैं हम लोग। देखिए यहां बोला जा रहा है 9 नंबर क्वेश्चन में, डोगरी भाषा भारत के किस राज्य क्षेत्र में बोली जाती है? कौन भाषा? तो डोगरी भाषा। डोगरी भाषा भारत के किस राज्य क्षेत्र में बोली जाती है? फर्स्ट ऑप्शन है जम्मू और कश्मीर प्रांत। ठीक है, दूसरा है पुडुचेरी, तीसरा है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, चौथा है नागालैंड। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से कमेंट कीजिएगा आप लोग। ठीक है, देखिए फ्रेंड यहाँ जम्मू एंड कश्मीर हमने लिखा हुआ है, लेकिन बात है कि पहले सेम था इसलिए मैंने लिखा हुआ है, लेकिन अब अलग हो गया है। आप लोग ध्यान दीजिएगा इसमें, है ना। जम्मू अलग हो चुका है, कश्मीर अलग हो चुका है, याद रखिएगा। ठीक है, तो जल्दी से आंसर कमेंट कीजिएगा फ्रेंड आप लोग अपना। हम लोगों का आंसर क्या हो जाएगा? ये ए नंबर सही होगा। ठीक है, जम्मू और कश्मीर प्रांत में बोली जाती है। ठीक है, देखिए फ्रेंड ये जम्मू और कश्मीर प्रांत में। ठीक है, ये ऑप्शन सही है। अब अगले थोड़ा डिटेल में भी देख लेते हैं इसके बारे में। देखिए फ्रेंड, डोगरी भारत के जम्मू और कश्मीर प्रांत में बोली जाने वाली एक भाषा है। वर्ष 2003 में इसे 92वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। कब? तो 2003 में, याद रखिएगा। ठीक है, डोगरी को 2003 में हमारे संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। तो चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। ये देखिए फ्रेंड 10वां नंबर क्वेश्चन, यहां बोला जा रहा है निम्न में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित नहीं है? याद रखिएगा, कौन सी भाषा बोला जा रहा है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित नहीं है, ये पूछा जा रहा है। फर्स्ट ऑप्शन है नेपाली, दूसरा है कश्मीरी, तीसरा है सिंधी, चौथा है अंग्रेजी। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो जल्दी से आंसर कमेंट कीजिएगा आप लोग। 2 से 3 सेकंड का टाइम दे रहे हैं हम आप लोगों को। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ये डी नंबर ऑप्शन सही होगा फ्रेंड, अंग्रेजी। ठीक है, ये ऑप्शन। ठीक है, देखिए फ्रेंड अंग्रेजी भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित नहीं है। ठीक है, इसके अलावा प्रश्न में दी गई सभी भाषाएं वर्णित है, याद रखिएगा। अंग्रेजी छोड़कर सारे भाषाएं वर्णित है। ठीक है, देखिए फ्रेंड आज जो क्वेश्चन हम कराएंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि जो भी क्वेश्चन मैं आज कराने वाला हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखिए, मैं क्वेश्चन पे आता हूँ। देखिए फ्रेंड फर्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रदूषण नहीं फैलाता है? फर्स्ट ऑप्शन है तांबा, दूसरा है कैडमियम, तीसरा है आर्सेनिक, चौथा ऑप्शन है निकेल। तो जल्दी से आंसर कमेंट कीजिएगा अगर आप लोगों को पता है तो। ठीक है, जल्दी से 2 से 3 सेकंड का टाइम है, और मिला के भी देखिएगा कि कितना सही हो रहा है आप लोगों का, यानी कितने क्वेश्चन आप सही कर पा रहे हैं। तो फ्रेंड्स हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? जल्दी से आंसर कमेंट कीजिएगा जल्दी से। देखिए फ्रेंड हमारा जो आंसर हो जाएगा ये फर्स्ट नंबर ऑप्शन सही होगा, तांबा। ठीक है, देखिए यहां दूसरे नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है लैक्टिक अम्ल, दूसरा है साइट्रिक अम्ल, तीसरा है मेलेइक अम्ल, चौथा है एसिटिक अम्ल। तो फ्रेंड्स जल्दी से आंसर कमेंट कीजिएगा। तो फ्रेंड्स हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे दूसरे नंबर क्वेश्चन का? ये डी नंबर ऑप्शन सही होगा, एसिटिक अम्ल। ठीक है, एसिटिक एसिड। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये देखिए फ्रेंड यहां बोला जा रहा है 4G स्पेक्ट्रम में जी अक्षर का मतलब जी अक्षर किस शब्द के लिए प्रयुक्त है? 4G स्पेक्ट्रम में जी अक्षर किस शब्द के लिए प्रयुक्त है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। फर्स्ट ऑप्शन है ग्लोबल, दूसरा है गवर्नमेंट, तीसरा है जनरेशन, चौथा है गूगल। तो फ्रेंड जल्दी से आंसर कमेंट कीजिएगा, है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और मिला के भी देखिएगा कि सही हो रहा है कि गलत हो रहा है आप लोगों का आंसर। ठीक है, जो नहीं जान रहे हैं वो भी कमेंट कीजिए, क्योंकि आप तुक्का लगा रहे हैं तो कितना सही हो रहा है, लेकिन जनरली तुक्का नहीं लगाना चाहिए। मैं यही भी सजेस्ट नहीं करूंगा तुक्का लगाने को। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ये 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ये सी नंबर, जनरेशन। ठीक है, ये ऑप्शन सही है। ठीक है, अब अगले में बढ़ते हैं हम लोग। देखिए फ्रेंड यहाँ चौथा नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है प्रकाश संश्लेषण होता है, क्या होता है? तो जल्दी से आंसर कमेंट कीजिएगा। यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन में क्या है? न्यूक्लियस में, और दूसरा ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया में, तीसरा ऑप्शन है क्लोरोप्लास्ट में, चौथा है पर ऑक्सीसोम में। जल्दी से कमेंट कीजिएगा फ्रेंड, 4 ऑप्शन दिए गए हैं आप लोगों को। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? प्रकाश संश्लेषण होता है, क्या होता है ये पूछा जा रहा है। कमेंट कीजिए आंसर जल्दी से। हम लोगों का आंसर क्या हो जाएगा? ये सी नंबर ऑप्शन सही होगा, क्लोरोप्लास्ट में ये। ठीक है, तो अगले में बढ़ते हैं हम लोग। देखिए फ्रेंड 5वां नंबर क्वेश्चन,
5वां नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है, मेंडल के आनुवांशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है, किसका, तो मेंडल के आनुवांशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है। फर्स्ट ऑप्शन है कायिक जनन, दूसरा है अलैंगिक जनन, तीसरा ऑप्शन है लैंगिक जनन और चौथा उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड जल्दी से आंसर कमेंट कीजिएगा। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में, इसलिए मैंने सेलेक्ट किया है, ठीक है। तो फ्रेंड हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ 5वें नंबर क्वेश्चन का, ये सी नंबर ऑप्शन सही होगा, लैंगिक जनन, ठीक है, ये ऑप्शन सही है, ठीक है। अब अगले में बढ़ते हैं हम लोग। देखिए 6ठे नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं को क्या कहते हैं, पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते को क्या कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है जीरोफाइट, दूसरा ऑप्शन है हाइड्रोफाइट, तीसरा ऑप्शन है हेलोफाइट और चौथा सक्यूलेंट। जल्दी से आंसर कमेंट कीजिएगा फ्रेंड, 4 ऑप्शन है आप लोगों के पास, ठीक है। जल्दी से 2 से 3 सेकंड का टाइम है आप लोगों के पास। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये सी नंबर ऑप्शन सही होगा, हेलोफाइट, ठीक है। अब अगले में बढ़ते हैं हम लोग, यानी 7वां नंबर क्वेश्चन में। देखिए फ्रेंड यहाँ बोला जा रहा है खाने का नमक किससे बनता है। फर्स्ट ऑप्शन है कमजोर अम्ल और कमजोर क्षार से, दूसरा है मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से, तीसरा ऑप्शन है कमजोर अम्ल और मजबूत क्षार से, चौथा ऑप्शन है मजबूत अम्ल और कमजोर क्षार से। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप पढ़े होंगे, है ना। तो जल्दी से आंसर कमेंट कीजिएगा फ्रेंड, अगर याद नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं आंसर भी बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है। और जल्दी से आंसर कमेंट कीजिए। हम लोगों का आंसर क्या हो जाएगा 7 नंबर क्वेश्चन का, हम लोगों का 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ये बी ऑप्शन, ठीक है। मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से बनते हैं, ठीक है, खाने का नमक, याद रखिएगा, ठीक है, मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से, ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन का। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं हम लोग। 8वां नंबर क्वेश्चन, देखिए यहां बोला जा रहा है ब्लैक होल के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था, ब्लैक होल के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। फर्स्ट ऑप्शन है सीवी रमन ने, दूसरा है एच.जे. भाभा ने, तीसरा ऑप्शन है एस चंद्रशेखर ने और चौथा एच खुराना ने। कौन किया था, जल्दी से आंसर कमेंट कीजिएगा, 2 से 3 सेकंड का टाइम है आप लोगों के पास। हम लोगों का आंसर क्या हो जाएगा 8 नंबर क्वेश्चन का, जल्दी से आंसर कमेंट कीजिए। हम लोगों का आंसर वैसे क्या हो जाएगा, ये सी नंबर ऑप्शन सही होगा, एस चंद्रशेखर ने, ठीक है। अब अगले में बढ़ते हैं हम लोग। देखिए फ्रेंड 9वां नंबर क्वेश्चन, वाहनों में पृष्ठ दृष्टि दर्पण के रूप में किस दर्पण को प्रयोग में लाया जाता है। याद रखिएगा फ्रेंड, ये पृष्ठ नहीं होगा, यहाँ पे वाहनों में पृष्ठ दृष्टि दर्पण, ठीक है, पृष्ठ दृष्टि दर्पण के रूप में किस दर्पण को प्रयोग में लाया जाता है। जल्दी से आंसर कमेंट कीजिएगा फ्रेंड, क्वेश्चन सही है, जल्दी से आंसर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन है समतल, दूसरा है उत्तल, तीसरा ऑप्शन है अवतल और चौथा है प्रतिपीत। 4 ऑप्शन दिए गए आप लोगों को, जल्दी से आंसर कमेंट कीजिएगा, 2 से 3 सेकंड का टाइम है, जल्दी से। हम लोगों का आंसर क्या हो जाएगा, ये उत्तल, ठीक है, ये ऑप्शन सही होगा, याद रखिएगा, ठीक है। तो अगले में आते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा खासकर, ठीक है। तो अगले में आते हैं हम लोग। ये देखिए यहाँ 10वां नंबर क्वेश्चन में हम लोग आ चुके हैं, है ना, यहाँ देख पा रहे होंगे आप 10वां नंबर क्वेश्चन। नाभिकीय रिएक्टर में निम्नलिखित में से किसे मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। फिर से क्वेश्चन रिपीट करते हैं, नाभिकीय रिएक्टर में निम्नलिखित में से किसे मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है थोरियम को, दूसरा है ग्रेफाइट को, तीसरा ऑप्शन है रेडियम को, चौथा है साधारण जल को। 4 ऑप्शन दिए आप लोगों के पास, जल्दी से आंसर कमेंट कीजिएगा, 2 से 3 सेकंड का टाइम है आप लोगों को, जल्दी से आंसर कमेंट कीजिएगा, उसके बाद मैं बताऊंगा आप लोगों को, और मिला के भी देखिएगा कितना आंसर आप लोगों का सही हो रहा है, ठीक है। और हाँ दोस्तों, अगर आप चैनल में नहीं आए तो बार बार बोल रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक का बटन प्रेस कर दीजिएगा और हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि दूसरों तक भी पहुँच सके ये वीडियो। देखिए हम लोगों का आंसर क्या हो जाएगा 10वां नंबर क्वेश्चन का, ये बी नंबर ऑप्शन सही होगा, बी नंबर, याद रखिएगा, ग्रेफाइट को आपने नहीं देखा है तो फ्रेंड्स आज हम लोग कोरोना वायरस से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, रिलेटेड, ठीक है, याद रहे कोरोना वायरस से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि अभी के टाइम में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बन चुका है, ठीक है, और एग्जाम में क्वेश्चन आना ही आना है इससे, ठीक है। तो वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि आज जो क्वेश्चन कराने वाला हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है फ्रेंड। तो चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, कोरोना वायरस क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है यह वायरस का एक बड़ा परिवार जैसा है, दूसरा यह नीडो वायरस के परिवार से संबंधित है, तीसरा ऑप्शन ए और बी दोनों सही है, चौथा केवल ए सही है। तो हम लोगों का आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड, जल्दी से बताइए कमेंट करके, ठीक है। आप लोग अपने आप को चेक करना चाहते हैं तो कमेंट करके आंसर बताइएगा और मिला के देखिएगा कितना सही हो रहा है, ठीक है। तो फ्रेंड हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये सी नंबर ऑप्शन सही होगा, ए और बी दोनों सही है, ठीक है।
अब अगले में बढ़ते हैं हम लोग। देखिए फ्रेंड, यहां बोला जा रहा है 11 फरवरी 2020 को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने इस बीमारी के लिए एक आधिकारिक नाम की घोषणा की है, जो कि 2019 नोवल कोरोना वायरस के प्रकोप का कारण बन रही है। इस बीमारी का नया नाम क्या है, ये पूछा जा रहा है आपसे। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, COVID-19 यानी 19, दूसरा है COVN-19, ठीक है, और तीसरा ऑप्शन है CONV-20, और चौथा ऑप्शन क्या है ये भी देख लेते हैं। देखिए चौथा ऑप्शन है CONVID-19, ठीक है। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जल्दी से आंसर कमेंट कीजिएगा फ्रेंड, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए जल्दी से आंसर कमेंट कीजिए। और याद रखिएगा अभी जो बता रहे हैं हम क्वेश्चन, ठीक है, एग्जाम में आने ही आना है। हम लोगों का आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड, ये दूसरा नंबर ऑप्शन सही होगा, ठीक है, ये ऑप्शन सही है, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए फ्रेंड, WHO ने इस बीमारी को जो नाम दिया था वो COVID-19 है, याद रखिएगा, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए तीसरे नंबर क्वेश्चन में हम लोग आ रहे हैं। यहां क्या बोला जा रहा है, नोवल कोरोना वायरस के पहले मामले की पहचान कहां हुई थी। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहां हुई थी पहली पहचान। बीजिंग फर्स्ट ऑप्शन है, दूसरा है संघाई, तीसरा ऑप्शन है वुहान, तीसरा है और चौथा तियानजिंग। जल्दी से आंसर कमेंट कीजिएगा फ्रेंड, जल्दी से आंसर कमेंट कीजिएगा, 2 से 3 सेकंड का टाइम है आप लोगों के पास। हम लोगों का आंसर क्या हो जाएगा, हम लोगों का आंसर हो जाएगा ये C नंबर ऑप्शन वुहान, ठीक है, ये ऑप्शन सही है, ठीक है फ्रेंड। देखिए अब थोड़ा सा देख लेते हैं इसके बारे में। नोवल कोरोना वायरस के पहले मामले की पहचान चीन के वुहान हुवावे प्रांत में हुई थी, याद रखिए, कहाँ हुआ था, वुहान हुवावे प्रांत में हुई थी, ठीक है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है फ्रेंड, कोरोना वायरस निम्नलिखित में से किस बीमारी से संबंधित है। फर्स्ट ऑप्शन है MERS, दूसरा है SARS यानी SARS, चौथा है A और B दोनों, और डी ऑप्शन है ना तो A और ना ही B। जल्दी से आंसर कमेंट कीजिएगा, 2 से 3 सेकंड का टाइम है आप लोगों के पास, ठीक है। और हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो ला रहा हूँ कंटिन्यू, ठीक है। तो जल्दी से आंसर बताइए आप लोग। हम लोगों का आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड, हम लोगों का आंसर हो जाएगा ये C नंबर ऑप्शन A और B दोनों, ठीक है, यानी कोरोना वायरस निम्नलिखित में से किस बीमारी से संबंधित है। तो फर्स्ट A ऑप्शन और B ऑप्शन दोनों सही है, ठीक है, इसलिए C ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगले में आते हैं हम लोग, थोड़ा इसके बारे में डिटेल में भी देख लेते हैं फ्रेंड। देखिए मिडिल ईस्ट रिस्पायरेटरी सिंड्रोम, जिसे देखिए MERS-CoV, देखिए इसका फुल फॉर्म आप समझ पा रहे होंगे, MERS का फुल फॉर्म क्या है, यहां देख सकते हैं आप, लिखा हुआ है ना। और सर्व एक्यूट रिस्पायरेटरी सिंड्रोम SAR का फुल फॉर्म याद रखिएगा, है ना। जैसी गंभीर बीमारियों से लेकर सामान्य सर्दी इत्यादि कोरोना वायरस से हो सकती है, याद रखिएगा क्या क्या इसके ये हैं संकेत, देखिएगा, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। और हाँ दोस्तों, इसका फुल फॉर्म भी याद रखिएगा आप लोग, ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम में, ठीक है। तो अगले में आते हैं हम लोग। देखिए फ्रेंड, यहां बोला जा रहा है कोरोना वायरस के कुछ हल्के लक्षण क्या हो सकते हैं। कुछ हल्के लक्षण पूछा जा रहा है, क्या हो सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है बुखार, दूसरा खांसी, तीसरा है सांस की तकलीफ, और चौथा है उपरोक्त सभी। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जल्दी से आंसर कमेंट कीजिए, 2 से 3 सेकंड का टाइम है आप लोगों के पास। क्या सही आंसर होगा, हम लोगों का सही आंसर क्या होगा, ये सभी, यानी डी नंबर ऑप्शन उपरोक्त सभी, ठीक है। कोरोना वायरस के हल्के लक्षण क्या हो सकते हैं, तो ये सभी हो सकते हैं, ठीक है, तीनों, तो इसलिए हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब अगले में बढ़ते हैं हम लोग, छठे नंबर क्वेश्चन में। देखिए यहां बोला जा रहा है कोरोना वायरस का नाम कहां से पड़ा। फर्स्ट ऑप्शन है क्राउन लाइक प्रोजेक्शन, जैसे अनुमानों के कारण, दूसरा है लिप लाइक प्रोजेक्शन, जैसे अनुमानों के कारण, तीसरा है ईंटों की उनकी सतह संरचना के कारण, और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जल्दी से आंसर कमेंट कीजिए, जल्दी से, 2 से 3 सेकंड का टाइम है आप लोगों के पास। हम लोगों का आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से आंसर कमेंट कीजिए। ये ए नंबर ऑप्शन सही होगा फ्रेंड, क्रोन लाइक प्रोजेक्शन, जैसे अनुमानों के कारण, ठीक है, ये फर्स्ट ऑप्शन सही है, ए नंबर, ठीक है। देखिए फ्रेंड, क्रोन लाइक प्रोजेक्शन जैसे अनुमानों के कारण कोरोना वायरस का नाम दिया गया। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के जरिए देखे जाने पर वायरस क्राउन जैसा दिखता है, याद रखिएगा, क्राउन जैसा दिखता है। लैटिन में कोरोना का अर्थ है हेलो या क्राउन, याद रखिएगा, लैटिन में इसका अर्थ है क्या, हेलो या क्राउन। ये भी क्वेश्चन में आ सकता है, ठीक है, जानना बहुत जरूरी है। तो अगले में आते हैं हम लोग।
ये देखिए फ्रेंड्स 7 नंबर क्वेश्चन, कोरोना वायरस से बचने के लिए कौन सी सावधानियां बरतने की जरूरत है? फर्स्ट ऑप्शन क्या है? छींक आने पर अपनी नाक और मुंह ढक कर रखें। दूसरा ऑप्शन है अपने आहार में अधिक लहसुन शामिल करें। तीसरा ऑप्शन है एंटीबायोटिक्स उपचार के लिए अपने डॉक्टर से मिलें। चौथा ऑप्शन है हर घंटे के बाद अपने हाथ धोएं। तो फ्रेंड जल्दी से आंसर कमेंट कीजिए, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है। और हाँ दोस्तों, वीडियो को अगर आप लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए जल्दी से। लाइक करने में आपका कुछ नहीं होगा, है ना, इससे हमें मोटिवेशन भी मिलेगा। जल्दी से लाइक कर दीजिए। और हाँ फ्रेंड, शेयर भी कर दीजिएगा अगर आप लोग शेयर नहीं किए हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए कोई भी वीडियो का, ठीक है। तो हम लोगों का आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। 7वां नंबर ऑप्शन का आंसर हो जाएगा क्या? ये फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, छींक आने पर अपनी नाक और मुंह ढक कर रखें, ठीक है, ये ऑप्शन सही है। तो फ्रेंड्स आज हमने सारे क्वेश्चन ले लिए कोरोना वायरस से रिलेटेड, जितने क्वेश्चन बन रहे थे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ देख पा रहे हैं कि फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हो गया था उसका नाम क्या है ना। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको, कांची, तक्षशिला, नालंदा और वल्लभी। ये 4 ऑप्शन में से कौन सा सही होगा फ्रेंड? तो जल्दी से आंसर कमेंट कीजिएगा आप लोग। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा नालंदा, है ना। उम्मीद है सब लोगों को पता होगा, ये नालंदा आंसर होगा। अब दूसरे में आते हैं हम लोग। यहाँ देखिए फ्रेंड, बोला जा रहा है भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई है? भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई है? फर्स्ट ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा है समुद्रगुप्त, तीसरा है चंद्रगुप्त प्रथम और चौथा ऑप्शन है हर्षवर्धन। तो फ्रेंड्स जल्दी से कमेंट कीजिएगा आंसर। 2 से 3 सेकंड का आपको टाइम दे रहे हैं हम, उसके बाद मिला के भी देखना सही हो रहा है या गलत हो रहा है आपका आंसर, है ना। तो क्या होगा आंसर हमारा? ये बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, समुद्रगुप्त, ठीक है। चलिए अगले में आते हैं। यहां बोला जा रहा है आयुर्वेद के वैद्य चिकित्सिका भगवांकी से मानते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है सुश्रुत, दूसरा है चैवन, तीसरा है धन्वंतरी और चौथा ऑप्शन है चरक। तो जल्दी से आंसर कमेंट कीजिएगा, बस 2 से 3 सेकंड का टाइम है, जल्दी से। हमारा आंसर क्या होगा? ये सी नंबर ऑप्शन सही होगा, धन्वंतरी, ठीक है। अब अगला में बढ़ते हैं हम लोग। यहां बोला जा रहा है पहला ज्ञात गुप्त शासक कौन था? फर्स्ट ऑप्शन है श्रीगुप्त, दूसरा है चंद्रगुप्त फर्स्ट और तीसरा ऑप्शन है घटोत्कच और चौथा कुमारगुप्त प्रथम। तो फ्रेंड्स जल्दी से आंसर कीजिएगा, जल्दी से। हम लोगों का आंसर क्या हो जाएगा? ये फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, श्रीगुप्त, ठीक है। अब अगले में बढ़ते हैं हम लोग। यहां बोला जा रहा है रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोम पर किसके द्वारा आक्रमण के साथ समाप्त हो गया? किसके द्वारा समाप्त हो गया? फर्स्ट ऑप्शन है अरबों द्वारा, दूसरा है हंगेरियों द्वारा, तीसरा है हुनों द्वारा और चौथा है तुर्कों द्वारा। तो फ्रेंड्स जल्दी से आंसर कमेंट कीजिएगा आप लोग। 2 से 3 सेकंड का टाइम है आपके पास, है ना, 2 से 3 सेकंड का, जल्दी से आंसर कमेंट कीजिएगा। हम लोगों का आंसर क्या होगा? ये सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, यहाँ पे हुनों द्वारा, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। यहां बोला जा रहा है आर्यभट्ट और वराहमिहिर के सुविख्यात नाम किसके युग के साथ संबंधित हैं? फर्स्ट ऑप्शन है गुप्त वंश, दूसरा है कुषाण वंश, तीसरा है मौर्य वंश और चौथा पाल वंश। तो जल्दी से आंसर कमेंट कीजिएगा फ्रेंड। और हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी कर दीजिएगा, है ना। ऐसे ही वीडियो हम लाते रहते हैं। और साथ ही इसका PDF आप डाउनलोड करना चाहेंगे तो लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का जो है वो लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, आप उस पर क्लिक कर ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ आपको PDF दिया जाएगा, है ना। तो फ्रेंड्स यहाँ का आंसर क्या हो जाएगा 6 नंबर क्वेश्चन का? हम लोगों का 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ये फर्स्ट ऑप्शन गुप्त वंश, ठीक है। यानी इस क्वेश्चन का आंसर होगा गुप्त वंश। आर्यभट्ट और वराहमिहिर के सुविख्यात नाम किसके युग के साथ संबंधित है? तो गुप्त वंश होगा। अब अगले में बढ़ते हैं हम लोग। देखिए यहाँ बोला जा रहा है इलाहाबाद के स्तंभ में किसकी उपलब्धियां उत्कीर्ण है? फर्स्ट ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा है समुद्रगुप्त, तीसरा है विक्रमादित्य, चौथा स्कंदगुप्त।
तो फ्रेंड्स जल्दी से आंसर कमेंट कीजिएगा, 2 से 3 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर कमेंट कीजिएगा आप लोग, है ना। हम लोगों का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, बी नंबर ऑप्शन सही होगा, समुद्रगुप्त। ठीक है, अब अगले में बढ़ते हैं हम लोग। देखिए फ्रेंड, यहाँ बोला जा रहा है चीनी यात्री फाहियान किस गुप्त शासक के शासनकाल में भारत आया था, यानी कि किस गुप्त शासक के शासनकाल के दौरान भारत आया था। फर्स्ट ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा है समुद्रगुप्त, तीसरा ऑप्शन है चंद्रगुप्त सेकंड और चौथा है कुमारगुप्त। तो जल्दी से आंसर कमेंट कीजिएगा, मैं वेट कर रहा हूँ 2 से 3 सेकंड का, है ना। हम लोगों का आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट कीजिएगा। ये सी नंबर आंसर हो जाएगा फ्रेंड हम लोगों का, चंद्रगुप्त सेकंड। ठीक है, अब अगला में बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड, यहां बोला जा रहा है गुप्त शासकों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है उन्होंने मुख्यतः उत्तर तथा मध्य भारत के भागों पर शासन किया। दूसरा है राजपथ वंशागत और सिंहासन सदा सबसे बड़े पुत्र को मिलता था। दूसरा ऑप्शन है न्याय प्रणाली पहले की अपेक्षा बहुत अधिक विकसित थी। और चौथा ऑप्शन क्या है, इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं हम। देखिए चौथा ऑप्शन में भूमि करों में वृद्धि हुई और व्यापार तथा वाणिज्य पर करों में कमी। देखिए फ्रेंड, हमारा जो आंसर क्या होगा, सही ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, ये राजपथ वंशागत और सिंहासन सदा सबसे बड़े पुत्र को मिलता था, ये सही है। ठीक है, अब अगले में बढ़ते हैं हम लोग। देखिए फ्रेंड, यहां बोला जा रहा है कवि कालिदास किसके राजकवि थे। फर्स्ट ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा है समुद्रगुप्त, तीसरा है चंद्रगुप्त सेकंड और चौथा ऑप्शन है कुमारगुप्त। तो जल्दी से आंसर कमेंट कीजिएगा, हम लोगों का आंसर क्या होगा, जल्दी से आंसर कमेंट कीजिएगा। हम लोगों का आंसर हो जाएगा फ्रेंड ये सी नंबर ऑप्शन, चंद्रगुप्त सेकंड। ठीक है, अब चलिए अगले में बढ़ते हैं। देखिए यहां बोला जा रहा है गुप्त युग का प्रवर्तक कौन था। गुप्त युग का प्रवर्तक कौन था। फर्स्ट ऑप्शन है घटोत्कच, दूसरा है श्रीगुप्त, तीसरा ऑप्शन है चंद्रगुप्त फर्स्ट और चौथा है समुद्रगुप्त। तो जल्दी से आंसर कमेंट कीजिएगा फ्रेंड। यहाँ पे आंसर दिख रहा है, सॉरी, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये श्रीगुप्त आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगले में बढ़ते हैं। गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था। फर्स्ट ऑप्शन है कला और स्थापत्य, दूसरा है साम्राज्यवाद, तीसरा है राजस्व और भूमि सुधार, चौथा ऑप्शन है कोई नहीं। तो फ्रेंड जल्दी से आंसर कमेंट कीजिएगा, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा ऑप्शन सही होगा, जल्दी से आंसर कमेंट कीजिएगा। हम लोगों का आंसर हो जाएगा फ्रेंड ए नंबर। ठीक है, कला और स्थापत्य। ठीक है, अब अगले में हम लोग बढ़ते हैं। गुप्त शासकों की सरकारी भाषा थी, क्या थी, पाली, दूसरा है प्राकृत और तीसरा ऑप्शन है हिंदी, चौथा है संस्कृत। तो हम लोगों का आंसर क्या होगा, ये डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, संस्कृत। ठीक है, यहां बोला जा रहा है देखिए गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में से ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञानी तथा गणितज्ञ था। क्या बोला जा रहा है, गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में से ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञानी तथा गणितज्ञ था। फर्स्ट ऑप्शन है भानुगुप्त, दूसरा है वानभट्ट, तीसरा ऑप्शन है आर्यभट्ट, चौथा है वराहमिहिर। तो जल्दी से आंसर कमेंट कीजिएगा 2 से 3 सेकंड में, जल्दी से। हम लोगों का आंसर क्या हो जाएगा, ये सी नंबर सही होगा, आर्यभट्ट। ठीक है, अब अगले में बढ़ते हैं। यहां बोला जा रहा है गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी वह था, कौन था, स्कंद गुप्त होगा फ्रेंड, यहाँ गुप्त नहीं होगा, समुद्रगुप्त, तीसरा ऑप्शन है चंद्रगुप्त सेकंड, चौथा ऑप्शन है कुमारगुप्त। तो आंसर हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, देख सकते हैं चंद्रगुप्त सेकंड। ठीक है, अब अगले में आते हैं। देखिए यहां बोला जा रहा है निम्नलिखित में से गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुनों को भारत पर आक्रमण करने से रोका। फर्स्ट ऑप्शन है स्कंदगुप्त, दूसरा है समुद्रगुप्त, तीसरा है चंद्रगुप्त सेकंड और चौथा है कुमारगुप्त। देखिए फ्रेंड यहाँ गुप्त नहीं होगा, गुप्त होगा। ठीक है, तो जल्दी से आंसर कमेंट कीजिएगा आप लोग 2 से 3 सेकंड में।
हम लोगों का आंसर क्या हो जाएगा, ये सी नंबर ऑप्शन सही होगा, चंद्रगुप्त सेकेंड। ठीक है, अब अगले में बढ़ते हैं हम लोग। यहां बोला जा रहा है गुप्त संवत निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्थापित किया गया था। फर्स्ट ऑप्शन है चंद्रगुप्त प्रथम, दूसरा ऑप्शन है चंद्रगुप्त सेकंड, और तीसरा ऑप्शन है समुद्रगुप्त, चौथा कुमारगुप्त। तो जल्दी से आंसर कमेंट कीजिएगा फ्रेंड, आप लोगों के पास 2 से 3 सेकंड का टाइम दिया जा रहा है, जल्दी से। और हाँ, शेयर भी कर दीजिएगा ताकि दूसरों लोगों तक ये पहुंच सके। जल्दी से लाइक कमेंट एंड शेयर भी कर दीजिएगा। हम लोगों का आंसर क्या हो जाएगा 17 नंबर क्वेश्चन का, ए नंबर ऑप्शन सही होगा, चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, अब अगले में बढ़ते हैं हम लोग। यहां बोला जा रहा है गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए। फर्स्ट ऑप्शन है सोना, दूसरा है चांदी, तीसरा ऑप्शन है तांबा, और चौथा ऑप्शन है क्या, लोहा। ठीक है, अब देख पा रहे होंगे, चौथा ऑप्शन है लोहा, ये देख सकते हैं ना। तो फ्रेंड्स जल्दी से आंसर कमेंट कीजिए 2 से 3 सेकंड में। हम लोगों का आंसर क्या हो जाएगा, हम लोगों का आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन सोना। ठीक है, अब अगले में बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त टू और किस नाम से जाना जाता था। फर्स्ट ऑप्शन है समुद्रगुप्त, दूसरा है स्कंदगुप्त, तीसरा है विक्रमादित्य, और चौथा राणा गुप्त। तो फ्रेंड हमारा आंसर क्या होगा, ये हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन विक्रमादित्य। ठीक है, अब अगले में बढ़ते हैं। यहां बोला जा रहा है निम्नलिखित में से किनके सिक्के संगीत के प्रति उनका प्रेम को दर्शाते हैं, उनका प्रेम दर्शाते हैं, किसके प्रति, संगीत के प्रति। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन क्या है मौर्यों के, दूसरा है नंदों के, तीसरा ऑप्शन है गुप्तों के, चौथा है चोलों के। तो जल्दी से आंसर कमेंट कीजिएगा 2 से 3 सेकंड में। हम लोगों का आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट कीजिएगा। हम लोगों का आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन गुप्तों के। ठीक है, अब अगले में बढ़ते हैं। यहां बोला जा रहा है वान भट्ट निम्नलिखित में से किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे। फर्स्ट ऑप्शन है विक्रमादित्य, दूसरा है कुमारगुप्त, तीसरा है हर्षवर्धन, चौथा है कनिष्क। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये सी नंबर ऑप्शन सही होगा। ठीक है, हर्षवर्धन। अब अगले में बढ़ते हैं हम लोग। देखिए फ्रेंड, यहां बोला जा रहा है हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहां किया करता था। फर्स्ट ऑप्शन है मथुरा में, दूसरा ऑप्शन है प्रयाग में, तीसरा वाराणसी में, और चौथा है ताम्रलिप्ति में। जल्दी से आंसर कमेंट कीजिएगा फ्रेंड, अगर पता है आप लोगों को तो, है ना। 2 से 3 सेकंड का टाइम दिया जा रहा है, जल्दी से हम लोगों का आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट कीजिएगा। देखिए फ्रेंड, हमारा आंसर हो जाएगा क्या 22 नंबर क्वेश्चन का, ये प्रयाग में हो जाएगा। ठीक है, अब अगले में बढ़ते हैं हम लोग। यहां बोला जा रहा है एक महान रोमानी नाटक कादंबरी का लेखक कौन था। फर्स्ट ऑप्शन है वान भट्ट, दूसरा है हर्षवर्धन, तीसरा है भास्कर वर्धन, और चौथा है बिंदुसार। तो जल्दी से आंसर कमेंट कीजिएगा फ्रेंड, हम लोगों का आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से कमेंट कीजिएगा। हम लोगों का आंसर हो जाएगा ये वान भट्ट। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, अब अगले में बढ़ते हैं। निम्न में से किसकी रचना हर्षवर्धन ने की थी। फर्स्ट ऑप्शन है हर्षचरित, दूसरा है रत्नावली, तीसरा ऑप्शन है प्रियदर्शिका, चौथा है नागानंद। तो जल्दी से आंसर तो हम देख सकते हैं आप, है ना, दिया हुआ है। तो हम लोगों का आंसर क्या होगा, ये हर्षचरित। ठीक है, ये ऑप्शन सही होगा, फर्स्ट ऑप्शन। अब अगले में बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड, यहां बोला जा रहा है हर्ष द्वारा आयोजित कन्नौज सभा किसके सम्मान में की गई थी। फर्स्ट ऑप्शन है फाहियान, दूसरा है इत्सिंग, तीसरा है हुयेन तसांग, और चौथा है मेगास्थनीज। हम लोगों का आंसर क्या होगा, हुयेन तसांग। ठीक है, ये ऑप्शन सही है। अब अगले में बढ़ते हैं। यहां बोला जा रहा है वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना है। फर्स्ट ऑप्शन है बैरोमीटर, दूसरा है मिलीमीटर, तीसरा है वोल्टमीटर, और चौथा है डेकोमीटर। तो फ्रेंड जल्दी से आंसर कमेंट कीजिएगा, 2 से 3 सेकंड में, है ना। जल्दी से आंसर कमेंट कीजिएगा। हम लोगों का आंसर क्या होगा, ये फर्स्ट नंबर ऑप्शन सही होगा। ठीक है, बैरोमीटर। अब अगले में बढ़ते हैं। अमीबा में कुल कितने सेल यानी कोशिका होते हैं, कुल कितने सेल होते हैं किसमें, अमीबा में। फर्स्ट ऑप्शन है 1, दूसरा है 2, तीसरा ऑप्शन 3, और चौथा 4। हम लोगों का आंसर होगा फ्रेंड ए नंबर। ठीक है, ये फर्स्ट ऑप्शन सही होगा 1।
ठीक है। यहाँ देखिए फ्रेंड, बोला जा रहा है नागालैंड भारत का विधिवत राज्य कब बना। फर्स्ट ऑप्शन है 1963 ईस्वी, दूसरा है 1964 और तीसरा ऑप्शन है 1965, चौथा 1966। तो जल्दी से आंसर कमेंट कीजिएगा, जल्दी से, 2 से 3 सेकंड का टाइम है आप लोगों के पास। हम लोगों का आंसर क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, 1963 ईस्वी, ए नंबर ऑप्शन सही है ना। अब अगले में आते हैं। यहां बोला जा रहा है उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे में सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है, कौन सा है, मालीगांव, दूसरा है जलगांव, तीसरा ऑप्शन है फुलेरा, चौथा मालाखेड़ा। हम लोगों का आंसर होगा ए नंबर मालीगांव, ये ऑप्शन सही है, ठीक है। यहां देखिए फ्रेंड, बोला जा रहा है मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, ये 4 ऑप्शन दिएंगे आपके सामने। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, राज्यपाल, ठीक है। यहां बोला जा रहा है रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है। फर्स्ट ऑप्शन है फ्रीआन, दूसरा ऑक्सीजन, तीसरा कार्बन, चौथा नाइट्रोजन। तो आंसर होगा फ्रेंड फ्रीआन, ये ऑप्शन सही होगा, ठीक है। अब अगले में बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड, 32 नंबर में बोला जा रहा है इलेक्ट्रॉन के खोज करता है कौन है। फर्स्ट ऑप्शन है जे थॉमसन, दूसरा है डार्विन, तीसरा है जे थॉमस और चौथा है कलाम आजाद। ठीक है फ्रेंड, हमारा आंसर क्या होगा, आप लोग भी कमेंट कर सकते हैं, जल्दी से कमेंट कीजिएगा, 2 से 3 सेकंड मैं रुकता हूं। हम लोगों का आंसर हो जाएगा फ्रेंड ये ए नंबर ऑप्शन जे थॉमसन, ठीक है। तो चलिए अगले में बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड, यहां बोला जा रहा है असमिया भाषा में मुद्रित प्रथम पुस्तक के लेखक कौन थे। किस भाषा में, असमिया भाषा में। फर्स्ट ऑप्शन है आत्मा राम शर्मा, दूसरा है मोहन प्रकाश शर्मा, तीसरा ऑप्शन है राधे श्याम शर्मा, चौथा है मोतीलाल। तो जल्दी से आंसर कमेंट कीजिएगा फ्रेंड, आप लोगों के पास 2 से 3 सेकंड का टाइम है ना। और चेक करके भी बताइएगा आप लोगों का सही हो रहा है कि गलत हो रहा है आंसर, लास्ट में मिला के बताइएगा, है ना। तो हम लोगों का आंसर क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट ऑप्शन सही होगा फ्रेंड, आत्माराम शर्मा, है ना। अब अगले में आते हैं। यहां बोला जा रहा है रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रीय गान के अलावा किस एक और देश का राष्ट्रीय गान लिखा। तो हमारा आंसर क्या होगा, ये बांग्लादेश हो जाएगा, ठीक है। यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं लेकिन आंसर होगा सही ऑप्शन बांग्लादेश। अब अगले में आते हैं। यहां बोला जा रहा है हीटर के तार किस चीज के बने होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है नाइक्रोम, दूसरा है सोने के, तीसरा है चांदी के, चौथा तांबे के। देखिए फ्रेंड, हमारा आंसर क्या होगा, ये ए नंबर ऑप्शन सही होगा, नाइक्रोम, ठीक है। यहां बोला जा रहा है लोहे पर जंग लगने से उसका भार क्या होता है, बढ़ जाता है, अत्यधिक बढ़ता है, कम हो जाता है, ज़्यादा हल्का हो जाता है। तो आंसर होगा फ्रेंड बढ़ता है ना। अब अगले में बढ़ते हैं हम लोग, यानी अगले क्वेश्चन पे। देखिए फ्रेंड, यहां बोला जा रहा है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली असम के किस जिले में स्थित है। फर्स्ट ऑप्शन है पातालपुरी, दूसरा है दार्जिलिंग, तीसरा है मुनावारी, चौथा है शिवा सागर। तो जल्दी से आंसर कमेंट कीजिएगा फ्रेंड, 2 से 3 सेकंड का टाइम है आप लोगों के पास, कितना, 2 से 3 सेकंड का, जल्दी से आंसर कमेंट कीजिएगा। तो हम लोगों का आंसर क्या होगा, ये पातालपुरी, ये ऑप्शन सही होगा, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। अब अगले में बढ़ते हैं हम लोग। यहां बोला जा रहा है ध्वनि की चाल अधिकतम किस में होती है। फर्स्ट ऑप्शन है स्टील, दूसरा लोहे में होगा, तीसरा जस्ते में, पीतल में। तो हमारा आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन स्टील में, ठीक है। देखिए फ्रेंड, यहां बोला जा रहा है 39 नंबर क्वेश्चन में किसे भविष्य की धातु कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है टाइटेनियम, दूसरा है लीड, तीसरा है मरकरी और चौथा है प्लेटिनम। तो जल्दी से आंसर कमेंट कीजिएगा, 4 ऑप्शन दिए गए आप लोगों के लिए, 2 से 3 सेकंड में कीजिएगा कमेंट। हम लोगों का आंसर क्या होगा, ये टाइटेनियम हो जाएगा फ्रेंड, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन सही है। देखिए फ्रेंड, 40 नंबर में बोला जा रहा है कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है।
कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? फर्स्ट सल्फर, दूसरा है सोडियम, तीसरा है हीलियम और चौथा है बेरिलियम। तो ये 4 ऑप्शन दिए गए आपको, जल्दी से आंसर कमेंट कीजिएगा। हम लोगों का आंसर क्या हो जाएगा? हम लोगों का आंसर हो जाएगा ये सल्फर। ठीक है, ये ऑप्शन सही होगा। अब अगले में बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड, यहाँ बोला जा रहा है दिल्ली की सुल्तान रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? फर्स्ट ऑप्शन है शम्स उद्दीन इल्तुतमिश, दूसरा है अलाउद्दीन खिलजी, तीसरा है बाबर और चौथा है मोहम्मद तुगलक। तो जल्दी से आंसर कमेंट कीजिएगा फ्रेंड। 4 को ऑप्शन दिए गए आप लोगों के लिए। हम लोगों का आंसर क्या होगा? हम लोगों का आंसर हो जाएगा, जल्दी से कमेंट कीजिएगा, उसके बाद मैं बता रहा हूँ। हम लोगों का आंसर ए नंबर होगा, शम्स उद्दीन इल्तुतमिश, है ना, उद्दीन इल्तुतमिश। अब अगले में बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड, यहाँ बोला जा रहा है मंदिरों की पुण्य भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है तमिलनाडु, दूसरा आंध्र प्रदेश, तीसरा है राजस्थान और चौथा उत्तर प्रदेश। तो जल्दी से आंसर कमेंट कीजिएगा 2 से 3 सेकंड के अंदर। देखिए फ्रेंड, हम लोगों का आंसर हो जाएगा ए तमिलनाडु। ठीक है, ये ऑप्शन सही है। यहां बोला जा रहा है महाराष्ट्र के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? फर्स्ट ऑप्शन है YV चौहान, दूसरा है इंदिरा गांधी, तीसरा है सरोजिनी नायडू और चौथा है ममता बनर्जी। तो फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। हम लोगों का आंसर क्या होगा? ए, फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, YV चौहान। ठीक है, अब अगले में बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड, यहाँ 44 नंबर पर बोला जा रहा है भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है अहमदाबाद, दूसरा है सूरत, तीसरा है जयपुर और चौथा है नागपुर। तो जल्दी से आंसर कमेंट कीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। हम लोगों का आंसर क्या होगा? ए नंबर अहमदाबाद। अब अगले में बढ़ते हैं। यहाँ 45 नंबर में बोला जा रहा है बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है कांसी, दूसरा है माही, तीसरा है रावी और चौथा है यमुना। तो जल्दी से आंसर कमेंट कीजिएगा फ्रेंड, 2 से 3 सेकंड के अंदर, लेकिन है ना, जल्दी से आंसर कमेंट कीजिएगा और मिला के भी देखिएगा कि आप लोगों का आंसर कितना सही हो रहा है, कितना गलत हो रहा है। हम लोगों का आंसर हो जाएगा कोसी, फर्स्ट ऑप्शन। अब अगले में बढ़ते हैं। यहां बोला जा रहा है 46 में भारतीय फिल्म अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा किस राज्य से संबंधित है? फर्स्ट ऑप्शन है बिहार, दूसरा है उत्तर प्रदेश, तीसरा है गुजरात और चौथा है मध्य प्रदेश। तो हम लोगों का आंसर हो क्या होगा फ्रेंड? ये बिहार हो जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन सही होगा। अब अगले में बढ़ते हैं। यहां बोला जा रहा है अलीगढ़ किस उत्पाद के लिए मशहूर है? फर्स्ट ऑप्शन है ताले बनाने के लिए, दूसरा है चूड़ी बनाने के लिए, तीसरा है आभूषण बनाने के लिए और चौथा है कपड़े बनाने के लिए। देखिए फ्रेंड, यहाँ स्पेस देना भूल गए हैं, गलती है ना। तो स्पेस के बिना है यहाँ पे क्वेश्चन, मतलब ऑप्शन। तो जल्दी से आंसर कमेंट कीजिएगा। यहाँ तो आंसर दिख रहा है, ए नंबर ऑप्शन होगा, है ना। तो ताले बनाने के लिए फेमस है अलीगढ़। अब अगले में बढ़ते हैं। यहाँ बोला जा रहा है फ्रेंड किस भारतीय राज्य में विशाखापट्टनम बंदरगाह स्थित है? फर्स्ट ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, दूसरा है नागालैंड, तीसरा ऑप्शन है मणिपुर, चौथा है महाराष्ट्र। तो जल्दी से आंसर कमेंट कीजिएगा फ्रेंड, 2 से 3 सेकंड के अंदर, लेकिन है ना, जल्दी से आंसर कमेंट कीजिए। हम लोगों का आंसर क्या होगा? ये फर्स्ट ऑप्शन आंध्र प्रदेश, ये ऑप्शन सही होगा। अब अगले में बढ़ते हैं। यहाँ बोला जा रहा है हमारे सौर परिवार में कितने ग्रह हैं? यहाँ में होगा, है ना। हमारे सौर परिवार में कितने ग्रह हैं, ये पूछा जा रहा है आपसे। फर्स्ट ऑप्शन है 8, दूसरा है 9, तीसरा है 7 और चौथा 10। तो जल्दी से आंसर कमेंट कीजिएगा फ्रेंड। हम लोगों का हमारे सौर परिवार में कितने ग्रह हैं? तो आंसर होगा 8। ठीक है, पहले 9 थे लेकिन प्लूटो को हटा दिया गया, इसलिए 8 बचे हैं, याद रखिएगा। ये देखिए फ्रेंड, 50 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है भारतीय की डीजल इंजन विनिर्माण इकाई डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ स्थित है? फर्स्ट ऑप्शन है वाराणसी, दूसरा है अहमदाबाद, तीसरा है कच्छ और चौथा है रुड़की। तो जल्दी से आंसर कमेंट कीजिएगा आप लोग। हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? 50 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ए नंबर वाराणसी। ठीक है, ये ऑप्शन सही होगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अब अगले वीडियो में। तब तक के लिए जरूर से जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो कर चुके हैं उसे बहुत बहुत धन्यवाद।
और हाँ फ्रेंड, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू, बाय बाय।